बनाने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो वो सब चीज का थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं 3 PQR सबसे पहले समझाएगा, फिर वो तीनों PQR को साथ में लेके मैं एक WPS बनाएगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है सर, ओके। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट्स का स्पेसिफिकेशन देखना है कि आपका प्रोजेक्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके प्रोजेक्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो उसके हिसाब से भी आपको WPS बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ PQR, वो एक कंपनी का है, हमारी पुरानी कंपनी है उसका है, तो उसी के PQR से, कतार का कंपनी है, कतार एंड कुवैत का, तो ठीक है, तो अप्रूव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें भी थोड़ा गलती है, वो मैं गलती आगे आएगा तो मैं भी बताएगा। ओके, सबसे पहले आपको PQR का फॉर्मेट लेना है, ये सेमी सेक्शन 9 डिवीजन सेक्शन 9 से आर्टिकल 5 से आपको PQR का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको प्री WPS, अदरवाइज कुछ लोग ऐसा बोलते हैं प्रीलिमिनरी WPS बनाना है, तो आपको प्रीलिमिनरी WPS बनाना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी WPS मतलब ऐसा WPS कि आपको सबसे पहले एक जॉइंट कैसा बनाना है, जॉइंट में कैसा थिकनेस रखना है, वो सब चीज पहले हम किसके हिसाब से बनाएंगे, उसमें रूट गैप कितना रखेंगे, रूट फेस कितना रखेंगे, उसमें कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, वो सब चीज आपके प्रोसीजर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आपकी प्रोसीजर कौन सा है, आपका प्रोसीजर मतलब आपका स्पेसिफिकेशन, कंपनी का या फिर एंड यूजर का स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो वो सब चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, अभी आपको पता चला कि मुझे WPS बनाना है, तो फिर सबसे पहले आपको एक प्लेट लेना है, जो भी मटेरियल का बनाना है। यहाँ पे हमने प्लेट लिया है, यहाँ पे दिख रहा है लोगों को, आई थिंक हाईलाइट होगा तो ठीक है, नया सॉफ्टवेयर है, आई डोंट नो, तो मुझे भी ये कम चलाना आता है, तो प्लीज़ सर, जफर सर, थोड़ा एनोटेट का रिक्वेस्ट मत भेजिए, अगर आप भेजेंगे तो फिर नेटवर्क का इश्यू कांड हो जाएगा। मेरे पास अभी वाईफाई नहीं है, मैं मोबाइल से ही चला रहा हूँ। ओके, मटेरियल यहाँ पे A333 ग्रेड 6 2 ASTM A350 LF2 क्लास 1 ऐसा मटेरियल है। ठीक है, एक साइड वैसा A333 ग्रेड 6 का मटेरियल है, दूसरी साइड A350 LF2 क्लास 1 का है। ASTM का मतलब ये होता है कि ये जो मटेरियल का जो आप मटेरियल ले रहे हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसका मोल्डिंग हुआ है, उसका फोर्जिंग हुआ है, वो ASTM का रूल्स एंड रेगुलेशन से हुआ है। अगर SA होता तो वो आपका ASME के हिसाब से उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बना होता। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं ये समझा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत फास्ट हम चलते हैं, और ये थोड़ा बोरिंग सेशन भी मे भी आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे खोलेगा, सॉफ्टवेयर नया है तो मुझे अभी पता नहीं है कैसे यूज करना। ठीक है, ओके, अभी ASTM ये दोनों आपने प्लेट ले लिया, उसमें आपने प्रीलिमिनरी WPS के हिसाब से ग्रूव बना दिया, तो ग्रूव बनाने के बाद आपको उसमें रूट फेस कितना रखना है, यहाँ पे तो 4 mm लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपका 1 mm रूट फेस है, और रूट गैप जो है वो आपका 4 mm है। ओके, अभी मैं रूट फेस और रूट गैप की बात करूं तो दोनों नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, आपके हिसाब से आपको जितना मन पड़ता है उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको फिर हमारा सेक्शन 9 देखने का जरूरत नहीं है कि भाई उसमें रेंज हम कितना ले, वो सब चीज आपको देखने का जरूरत नहीं है। ओके, अभी ये प्लेट का थिकनेस यहाँ पे 5.9 mm का है, दोनों साइड 5.9 mm का थिकनेस लिया है, ग्रूव एंगल 20 डिग्री है। फिर आपको क्या करना है, वेल्डर को बोलना है कि भाई अब तू वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर। ठीक है, ये प्लेट है, उसमें तुम रूट मार, हॉट फिलअप मार, सॉरी हॉट पास मार, फिर फिलअप 1 फिलअप 2, या और लास्ट में फाइनल मार, ऐसा करके आपको बोलना है। ओके, चलो आपने प्लेट ले लिया, आपने प्लेट लेने के बाद आप वो सब चीज का डेटा आपको PQR के फॉर्म में लिखना है। PQR का कौन सा फॉर्म है, ये सेमी सेक्शन 9 आर्टिकल 5 के पीछे जो फॉर्म लगाया है वो फॉर्म आपको पकड़ना है, या फिर आपकी पुरानी कंपनी या कोई आपका फ्रेंड सर्कल का कंपनी, उससे आपको जस्ट एक फॉर्म ले लेना है और उसको बोलना है कि भाई मुझे फॉर्म फिलअप करना है, तो मुझे वो फॉर्म दे दो, तो वो आपको फॉर्म देगा। ठीक है, उसके बाद आपको वो फॉर्म में ये पहले तो सबसे पहले आपका कौन सा प्रोसेस से वेल्डिंग मार रहे हैं, तो आपने समझो मारा GTAW प्लस SMAW। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, सर कोई चैनल में डाल दीजिए वो पीछे की साइड कि म्यूट कर दीजिए, ऐसा वो चैट बॉक्स में, ताकि लोग भी म्यूट करते रहेंगे। ओके,
तो ये अरे यार कहाँ गया, अभी भाग गया। यहाँ पे हाँ, खुला खुला खुला। आप थोड़ा अगर ग्रुप में डालेंगे ना ऐसा सिस्टम कि भाई आप म्यूट करिए, तो क्या है, लोग अगर नए ज्वाइन होंगे, इसी के लिए मैं कम ग्रुप में डाल रहा हूँ। ग्रुप तो हमारे पास बहुत है, व्हाट्सएप ग्रुप, अब मैं आपको गिनवा नहीं सकता, 102 से भी ज़्यादा मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है। सभी में मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर सब लोग ज्वाइन होंगे तो फिर म्यूट अनम्यूट का उसी में मैं बोलता रहेगा और पूरा टाइम वहाँ पे ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पिछले 6 मंथ से मैं कर रहा हूँ, तो मैं अभी है ना ये म्यूट अनम्यूट की सिस्टम से थक गया हूँ। लोग करते ही नहीं है, समझते नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, आपको मैं प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज कर दीजिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्म है वो आपकी कंपनी का नाम डालना कंपलसरी है। दिस इज द WPS का जो PQR का कंपलसरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन जो है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड नंबर, वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको जैसा नंबर रखना है वैसा आप कर सकते हैं। कौन सी डेट पे आप PQR बना रहे हैं वो डेट डालना है। WPS मतलब प्रीलिमिनरी WPS कौन सा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रीलिमिनरी WPS का रेफरेंस डालना है, ठीक है। ओके, कौन सा प्रोसेस से आप वेल्डिंग मारेंगे, तो वो प्रोसेस आपका समझो GTAW प्लस SMAW है, तो आप पहले GTAW मारेंगे, उसके बाद SMAW मारेंगे, तो वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपका प्रोसेस मैन्युअल है, ऑटोमेटिक है, या फिर सेमी ऑटोमेटिक है, वो सब चीज डालना है। कभी कभी SAW जो है वो सेमी ऑटोमेटिक होता है, कभी कभी SAW है वो ऑटोमेटिक होता है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है। मैन्युअल अगर आपने नहीं लिखा तो आपको मे बी क्लाइंट से क्वेरी आ सकता है। सोनू सर समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, म्यूट ही रखिएगा, खाली चैट बॉक्स में ओके बोल दीजिएगा। ओके, अभी आप जैसा ज्वाइंट ले रहे हैं वो ज्वाइंट को आपको वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। वो ज्वाइंट का आपका बेस मेटल का थिकनेस, वो उसके बाद यहाँ पे कितना रूट गैप रखा है, वो रूट फेस कितना रखा है, वो आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद में बेस मेटल जो है वो आपने कौन सा सिलेक्ट किया, बेस मेटल है वो कौन सा लिया आपने दोनों का, तो वो दोनों का बेस मेटल आपको लिखना है। ओके, बेस मेटल का UNS नंबर रहता है, जो ASME सेक्शन 8 में सॉरी सेक्शन 9 में QW 422 में जो लिखा है वो आपको नंबरिंग सिस्टम वहां से ढूंढ के डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन स्टील है तो P1 से P1 लिखना है। टेस्ट कूपन थिकनेस, आपका टेस्ट कूपन का थिकनेस जो है वो 5.9 है, तो यहाँ पे आपने 5.9 डाला। कौन सा डायामीटर, मतलब पाइप लिया है उसका पाइप का डाया कौन सा है वो आपको डालना है, ठीक है। भले ही वो एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है वो मैं आगे बात करेगा WPS में, जब मैं कन्वर्ट करेगा उस टाइम पे मैं ये सब चीज समझाएगा, अभी यही सेशन में। लेकिन आपको ये छोटा छोटा चीज में इसके लिए समझा रहा हूँ सोनू सर, आप प्रॉपर तरीके से WPS बना सके। मैक्सिमम जो पास है आप कितना, सॉरी मैक्सिमम पास थिकनेस, मतलब एक रूट पास मारा, ऑट पास मारा, इंटर रन मारा, सॉरी इंटर फिलअप मारा, फिलअप 1, फिलअप 2, फिलअप 3, जितना भी मार रहे वो हर एक पास का थिकनेस कितना है वो आपको लिखना है। जरूरी नहीं है लेकिन लिखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है अदर 10 इंच 18 इंच शेड्यूल, मतलब 15.5, पाइप मशीनिंग 5.9, उसके बाद 10 इंच 15.9, फ्लैंज मशीनिंग 5.9, ऐसा करके यहाँ पे लिखा है। ये भी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लिखना है तो लिख सकते हैं। अभी आपने रूट मारा तो रूट का आपको SFA नंबर पता होना चाहिए। GTAW से अगर रूट मारा तो उसका SFA नंबर कार्बन स्टील के लिए 5.18 होता है, तो आपको ये 5.18 डालना पड़ेगा। किसी का आवाज आ रहा है सर, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए, 26। सोनू शर्मा सर म्यूट कर दीजिएगा। ओके, अभी आपको GTAW का 5.18 इसके लिए डालना पड़ा क्योंकि ये कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है। कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड में आपका सेक्शन 2C का SFA नंबर जो है वो यहाँ पे कंपलसरी डालना ही है। आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं डालना तो नहीं चलेगा। आपने GTAW का डाला, रूट मारा, इसके लिए वो जो फिलर आपने यूज किया वो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नंबर ER70S6,
देखो कभी कभी 70S2 यूज होता है, 70S3 यूज होता है, 70S5 यूज होता है, 70S6 यूज होता है। तो वो सब चीज़ कैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो आगे का मेथड है, वो आपको पहले करना है, बाद में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप ऐसा सोचेंगे कि भाई यहाँ पे 70S6 ही क्यों लिखा भाई, तो भाई ये LTCS का मटेरियल है और ये लो टेम्परेचर पे काम करने वाला है, उसी की वजह से यहाँ पे 70S6 डाला है। ठीक है, आप उसी को यूज कर सकते हैं। सोनू सर थोड़ा म्यूट करिए प्लीज सर, आप म्यूट करेंगे तो मैं भी अच्छे से फास्ट चलेगा। ओके, अभी फिलर नंबर, फिलर मेटल नंबर, सबसे पहले अगर आपका सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे आपको F1 डालना पड़ता, अगर आपका रूटाइल इलेक्ट्रोड है तो F2 डालना पड़ता, हेवी रूटाइल इलेक्ट्रोड है, हाई रूटाइल इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे 3 डालना पड़ता। अगर आपका इलेक्ट्रोड जो है बेस मेटल का, तो इसी की वजह से यहाँ पे 4 डाला है, यहाँ पे नहीं घुसेड़ना है, ये तो फिलर है। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ E70S2 वो फिलर है, इसके लिए यहाँ पे नहीं घुसेना है आपको, यहाँ पे आपको 6 नंबर ही डालना पड़ेगा। कार्बन स्टील के लिए फिलर, कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील का फिलर का F नंबर जो है वो 6 है, तो आपको यहाँ पे 6 डालना है। ओके, SMAW का LTCS का इलेक्ट्रोड है, लेकिन है तो वो बेसिक ही लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके लिए 4 डालना है। अगर आपका यहाँ पे SS होता तो आपको यहाँ पे F5 डालना पड़ता। ठीक है, आपका A नंबर है, वो A नंबर मतलब क्या है, फिलर का तो समझ में आ गया, फिलर मेटल नंबर, लेकिन ए नंबर मतलब आपका वेल्ड मेटल जो है उसका नंबरिंग सिस्टम। तो वेल्ड मेटल का नंबरिंग सिस्टम क्या होगा, आपका जो फिलर है उसका केमिकल कंपोजिशन, आपका बेस मेटल है उसका केमिकल कंपोजिशन, वो दोनों एक दूसरे के साथ डाइल्यूट होंगे, तो फिलर मेटल जो का केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग रहेगा, बेस मेटल का केमिकल कंपोजिशन अलग रहेगा, दोनों मिक्स होके एक नया ही केमिकल कंपोजिशन जनरेट करेंगे। उसी की वजह से यहाँ पे उसका A1 डाला है। ठीक है, तो A1 अगर जाएंगे तो मैं ASME सेक्शन 9 अगर निकालूं, देखो मैं अभी कम सेक्शन 9 का रेफरेंस लेगा, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा उसको समझाएगा तो फिर क्या है, टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे A नंबरिंग का सिस्टम दिया गया है। ठीक है, ए नंबर, तो A1 मतलब मिल स्टील लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप A1, तो उसमें कार्बन, क्रोम, मोली, निकल, मैंगनीज एंड सिलिकॉन। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे A1 ही है, तो यहाँ पे सभी केमिकल कंपोजिशन के साथ उसका मार्केटिंग पूरा लिखा हुआ है। अगर कार्बन एंड मोली है तो आपका 2 नंबर रहेगा, क्रोम एंड मोली है तो आपका 3 नंबर रहेगा, क्रोम एंड मोलिब्डेनियम, लेकिन मोलिब्डेनियम ज़्यादा है तो 4% है तो उसका आपका 4 नंबर रहेगा। उसके बाद 5 नंबर जो है वो 4 टू इतना 10 टू 10.5 रहेगा तो वो 5 नंबर। 6 है तो क्रोम एंड मर्टेनसिटिक स्ट्रक्चर के लिए, मर्टेनसिटिक हमारा विल्ड मेटल के लिए, और क्रोम एंड फेराइटी है तो जनरली हम लोग F1 यूज करते हैं, A1 यूज करते हैं, A6 यूज करते हैं, A8 यूज करते हैं, A9 यूज, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको वहां से सिलेक्ट करके डालना है। ओके, अभी आपने ये A नंबर डाल दिया, उसके बाद आपने रूट जो मारा वो उसका फिलर कितना था, वो फिलर का डाया लिखना है आपको। यहाँ पे फिलर 2.5 था तो आपको 2.5 ही घुसेड़ना है, आप 3 mm का या 4 mm का घुसेड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, फिलर मेटल प्रोडक्ट फॉर्म, फिलर मेटल प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और दूसरे अलग अलग फॉर्म में फ्लक्स चढ़ाया हुआ वैसा भी फिलर आता है। बहुत डिफरेंट टाइप के फिलर है, लेकिन आपका अगर 70S6 है तो वो जो आपका फिलर है वो सॉलिड है, इसके लिए आपको घंट भाई भी सॉलिड ही डालना है, आपको दूसरा कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं दिखाना है। आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंटल फिलर मेटल, सप्लीमेंटल फिलर मेटल मतलब अगर 70S6G रहता, 70S6 कुछ अलग वहां पे रहता तो वो सप्लीमेंटल हो गया, लेकिन अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिख देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड फ्लक्स क्लासिफिकेशन वो भी नॉट एप्लीकेबल है। फ्लक्स का टाइप, आप यहाँ पे फ्लक्स कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं GTAW में तो भी नॉट एप्लीकेबल लिखना है। फ्लक्स का ट्रेड नेम, वो अगर देखो ट्रेड नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दो घंटा भी नहीं चलेगा।
अगर आपका स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि आपकी कंपनी ने बोला कि भाई आपको ईसाब का ही लेना है, आपको बोहलर का ही फिलर लेना है, तो फिर आपको फ्लक्स ट्रेड नंबर डालना पड़ता है। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बोला है, उसका स्पेसिफिकेशन में कुछ नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल डालना है। वेल्ड मेटल थिकनेस, आपने कितना थिकनेस तक वेल्डिंग मारा, ये जो आपका हमारा ग्रूव था उसमें 5.9 mm थिकनेस था, तो आपने रूट मारा, हॉट मारा, जो भी मारा, जितना भी मारा, वो GTAW टोटल कितना मारा आपने, 5.9 में आपने GTAW कितना मारा, तो वो सब चीज डालना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा GTAW बाय हमने 3 mm तक मारा, तो बचा कितना 2.9, तो वो 2.9 SMAW से हम मार रहे हैं, वैसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरी बात, 5.9 में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 13 mm थिकनेस से ज्यादा रहेगा, उसमें ही हम मल्टी थिकनेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोड प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ेंगे, मैं पढ़ाया है, अगर ये सेमी सेक्शन 9 में यूट्यूब में डाला है वो भी देखेंगे, तो उस टाइम भी मैं समझाया था कि वहां पे रिकमेंडेशन दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है उतना ही थिकनेस में आपको कांड करना, आप कितना भी थिकनेस में मल्टीपल प्रोसेस घुसेड़ सकते हैं। ओके, अभी दूसरी बात, आपका वेल्ड मेटल का ये GTAW का आपने फिनिश किया, लास्ट का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड नेम, तो आपका D&H सेस्केरॉन इलेक्ट्रोड प्राइवेट लिमिटेड, उसका आपने इलेक्ट्रोड घुसाया है, उसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आपको वो कंपनी का नाम डालना है। ओके, आपने रूट मार दिया, तो रूट मारने के बाद आप SMAW स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका SMAW का आप यूज कर रहे हैं 7018-1H4R। 7E मतलब इलेक्ट्रोड 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ, 1 मतलब ऑल पोजीशन, 8 मतलब लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, -1 मतलब इम्पैक्ट टफनेस उसका एक्स्ट्रा जो है -45 या -49 तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये वेल्डिंग में ये प्रूव होता है। ठीक है, वैसे आपको प्रूव तो लैब से वरना करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहां से ही प्रूव हो जाता है, लेकिन आपको लैब में भी मैं आगे आएगा तो टेंसाइल बैंड कैसे करना वो मैं समझाएगा। H4 मतलब आपका जो 7018-1 का इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर जो फ्लक्स चढ़ाया हुआ है, वो उसमें 100 ग्राम में कितना हाइड्रोजन डिफ्यूज हुआ है, वो सब चीज दिखाता है। अगर H का मतलब हाइड्रोजन, 4 का मतलब उसमें 100 ग्राम में 4 ml हाइड्रोजन डिफ्यूज होके बैठा है, इसका मतलब ये हुआ, तो वो वेल्ड मेटल में डिफ्यूज होगा 4 ml, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, अभी दूसरी बात, कोई भी आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसमें आप 8 ml कम यूज करेंगे, 100 ग्राम में 8 ml से कम हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कांड हो सकता है आपके साथ। आर का मतलब हमारा मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, 4 का मतलब मैं समझाया, फिलर मेटल का 4 नंबर, अगर स्टेनलेस स्टील होता तो यहाँ पे F5 आ सकता था, यहाँ पे ए नंबर भी सेम आएगा। आपका फिलर का साइज जो है वो 3.2, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई WPS में मैं भले ही मैं PQR में 2.5 लिया, लेकिन मैं WPS में फिर 3 mm यूज कर सकता हूँ, WPS में मैं 4 mm घुसेड़ सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आप घुसेड़ सकते हैं, क्योंकि फिलर डाया इज नॉन एसेंशियल वेरिएबल, इलेक्ट्रोड डाया इज नॉन एसेंशियल वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। यस सर, यस सर, आप बोलिए। थोड़ा मैं आज सेशन स्लो लेगा, क्योंकि मुझे एक पॉइंट सोनू जी ने आज बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि आज WPS के ऊपर करिए, तो मैं स्पेशली धीरे धीरे एक पॉइंट आपको लिखना कैसे है वो समझाएगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है वो समझाएगा। ठीक है, ओके सर, बोलिए सर, आपका क्वेश्चन था वो बोलिए। यस, हाँ, WPS में जब हम लिखते हैं तो इन केस वी वांट टू टेक लाइक 3.2। हेलो, हाँ सर, बोलिए। हाँ, तो सर हमको वो WPS को फिर क्या रीटेस्ट नहीं कर सकते? WPS का नहीं, मैं वही समझाता हूँ, मैं आपको वही आज समझा, आज मेरा वही काम है, आज मैं 2 से 3 घंटा ही भले हो जाए, लेकिन एकदम शानदार तरीके से सब चीज में समझाने वाला हूँ।
अगर आपने PQR में 2.5 डाया का फिलर या इलेक्ट्रोड यूज किया तो आप WPS में आप कितना भी डाया का ले सकते हैं। शर्त इतना है 6 डाया से ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका। अगर 6 डाया से अब जाता है तो सप्लीमेंट्री वेरिएबल हो जाता है, उसके लिए आपको टेस्टिंग जो आप बोल रहे हैं ना वैसा टेस्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 डाया से कम है तो आपको टेस्टिंग का जरूरत नहीं है। तो वो भी मैं आगे आएगा तो समझाएगा, मैं धीरे धीरे सब समझाने वाला हूं एक पॉइंट लेके। ओके, उसके बाद वेल्ड मेटल का थिकनेस जो बचा वो 2.9 बचा, इसके लिए आपने वो मार दिया। यस सर, यस सर। ये सर एक डाउट था कि अभी हम क्या है सिमिलर टेक्निक का ले रहे हैं, अगर सपोज थिकनेस अगर अलग होगा तो फिर उसके लिए क्या कुछ अलग प्रोसीजर है? मतलब सिमिलर थिकनेस मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे 2.5 लिया है ऐसा बोल रहे हैं आप दोनों में, GTAW में भी SMAW में? नो सर, एक्चुअली क्या है कि प्लेट थिकनेस है ना 5.9 है और दूसरे का कुछ अलग है, उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा क्या? नहीं, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर बराबर चलेगा, आज का नेटवर्क प्रॉपर रहेगा तो वो भी मैं थोड़ा बहुत समझा देगा कि डिफरेंट थिकनेस में कैसे कैसे कांड होता है, कैसे कैसे आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको GTAW का अलग हो जाएगा, SMAW का थोड़ा रेंज, यहाँ पे जो वेल्ड मेटल थिकनेस है ना वो खाली चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। समझो आपका यहाँ पे 5.9 जो है, एक मिनट सर म्यूट कर दीजिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सर म्यूट कर दीजिए, सर सब लोग म्यूट कर दीजिए। ओके सर, 5.9 एक साइड है, दूसरी साइड 10 mm है थिकनेस। समझो एक साइड 5.9 है, एक साइड 10 mm थिकनेस है, तो आप GTAW जितना मारते हैं उतना ही घुसेड़ना है। लेकिन SMAW, क्योंकि आप SMAW वैसे टैपर मारेंगे ना, 5.9 है तो ऐसा करके आप टैपर वेल्डिंग मारेंगे ना, तो वो टैपर भी वेल्डिंग मारा, लेकिन मारा तो आपने फाइनल जो बड़ा थिकनेस वाला है उतना मारा। तो SMAW में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। SMAW में आपको वो थिकनेस डालना पड़ेगा टैपर वाला, मतलब जितना वेल्डिंग मारा उतना। अगर 5.9 है तो यहाँ पे 3 mm लिखा है, तो फिर 10 mm का अगर दूसरा प्लेट है, एक प्लेट 5.9 का है, तो GTAW भले ही आपने 3 mm मारा, लेकिन SMAW में यहाँ पे आपको 7 mm लिखना पड़ेगा। तो 7 + 3 तो हो गया हमारा 10 mm। ऐसा टैपर के लिए, वेल्डिंग के लिए या डिसिमिलर थिकनेस के लिए आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे छोटा चेंज करना है। इसके लिए मैं एक इम्पैक्ट टफनेस का ही एक WPS लिया है। अगर मुझे पहले बोले होते आप तो मैं वैसा WPS लेके समझाता। ओके कोई बात नहीं सर, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फिलर मेटल का 404 समझा दिया। फिर आपका वेल्ड मेटल है, उसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है कि नहीं है वो भी देखना है। समझो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हमें कैसे पता चलेगा? हमारा क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन से पता चलेगा, हमें कोड से पता चलेगा, हमें थिकनेस से पता चलेगा। थिकनेस के हिसाब से कोड में देखना है कि 38 mm से अबव है एज पर सेक्शन 8 UCS 56.1 अगर कार्बन स्टील का है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं है, आपको पता चला उसका अंदर का सर्विस भी बराबर है, सर्विस भी हमारा हाइड्रोजन वाला नहीं है, सर्विस भी हमारा सीवियर साइक्लिक नहीं है, सर्विस भी हमारा M कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी है, या फिर हमारा D कैटेगरी का सर्विस है, तो फिर उसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। थिकनेस भी आपका 5.9 है तो आपको जनरली इसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गैस शील्डिंग। आप गैस शील्डिंग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं वो आपको लिखना है। मतलब GTAW आपने यूज किया तो GTAW में आर्गन वो शील्डिंग के हिसाब से आएगा। शील्डिंग मतलब बैक पर्जिंग की यहाँ पे बात नहीं है, पर्जिंग आप माइंड से निकाल दीजिए। कार्बन स्टील है, क्रोम परसेंटेज 5% क्रोम से कम है, उसके लिए यहाँ पे आपको पर्जिंग करने का जरूरत नहीं है, वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। शील्डिंग की अगर यहाँ पे गैस का बात आया तो आर्गन जो है वो आपने यूज किया, GTAW में आपने नोजल में आर्गन ही यूज किया ना। अगर हीलियम यूज किया होता तो हीलियम लिखना है। आप जो भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही आर्गन आपको, या फिर हीलियम या ऑक्सीजन या CO2 या फिर ऑक्सीजन प्लस CO2 या फिर आर्गन प्लस हीलियम, ऐसा करके जो भी आपने यूज किया वो एक्चुअल डालना है। यहाँ पे मैं किधर भी रेंज का बात नहीं कर रहा हूँ, WPS में हम कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे मैं रेंज का बात करेगा। यहाँ पे जो आपने यूज किया वही चीज डालना है, यहाँ कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना है। PQR में PQR इज द सेंसिटिव इश्यू, इसमें आप डेट भी चेंज नहीं कर सकते हैं।
एक बार आपने यहाँ पे डेट घुसेड़ दिया 7 अक्टूबर 2015, तो फिर आप उसका 7 का 8 अक्टूबर 2015 घंटा भी नहीं कर सकते। ऐसा कोड में लिखा है, ठीक है, कोड में समझाया था, वहां पे लिखा है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये आपको बोल रहा हूं। अभी दूसरी बात, आपका शील्डिंग गैस ये आर्गन यूज किया, उसका प्यूरिटी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा WPS में ये सब चीज करना इसके लिए जरूरी है। हमारा जो सेक्शन 9 है उसमें भी क्लियर बात किया है कि उसमें प्यूरिटी लिखना जरूरी है। प्योरिटी मतलब आपका कितना प्योर है वो आर्गन है। तो जनरली 99.9997 मिनिमम उसका प्यूरिटी होना चाहिए। 100% है तो वेल एंड गुड, लेकिन वो प्यूरिटी कैसे चेक करेंगे? इंडिया में तो बहुत मसला है, आपको पता है, आर्गन सिलेंडर आता है अलातुल, कुछ चेक ही नहीं होता, डायरेक्ट लगाओ और यूज करना स्टार्ट कर दो, घंटा भी ऐसा नहीं चलेगा। गल्फ कंट्री में हम लोग आर्गन मीटर से उसका प्यूरिटी चेक करते हैं। प्यूरिटी कौन सा कोड के हिसाब से चेक करते हैं? SF 5.32। आप देखेंगे, मैं कल का या परसों का सेशन में मैं ये सब चीज समझाया था, तो वो जो लोग अटेंड किया होगा तो उसको ज्यादा आइडिया होगा कि प्यूरिटी क्या होता है, कैसे उसको चेक किया जाता है, किसमें कितना प्यूरिटी रखना है, वो सब चीज में समझाया था। फ्लो रेट, आपने ये रूट और हॉट मारने में ये 3 mm आपने वेल्डिंग मारा है, उसमें आपने कितना फ्लो रेट रखा है वो यहाँ पे लिखना बहुत कंपलसरी मैटर है, फ्लो रेट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, आपने डीसी पॉजिटिव में किस में घुसाया, डीसी नेगेटिव में कौन सा घुसाया, वो सब चीज लिखना जरूरी है। करंट आपका डीसी ही है, लेकिन आप अगर GTAW की बात करें तो वो डीसी नेगेटिव में हम घुसेड़ते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे डीसी नेगेटिव ही लिखना है। डीसी पॉजिटिव में डाल देंगे और वहां पे जब WPS कन्वर्ट करेंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है वेल्डिंग मारने में। इसके लिए जो आपने यूज किया वही लिखना है। एम्पियर PQR रन शीट, मतलब PQR रन शीट आगे आएगा तो मैं समझाएगा। PQR रन शीट थोड़ा मैं है अभी देख ही देता हूं, नहीं चलो पहले बाद में करते हैं इसको। PQR रन शीट मतलब आपका एक फिलर आपने हाथ में लिया, वो फिलर आपने धीरे धीरे वेल्डिंग मारा, उस टाइम पे कितना करंट था, उस टाइम पे कितना वोल्टेज था, उस टाइम पे ट्रैवल स्पीड कितना था, उस टाइम पे हीट इनपुट कितना आया, वो सब चीज। तो ये है टंगस्टन इलेक्ट्रोड साइज, टंगस्टन आपने कौन सा यूज किया वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2.4 mm। अगर आपने 3 डाया का यूज किया तो डायामीटर 3 mm, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत कम लोग ऐसा लिखते हैं, टंगस्टन कौन सी कंपनी का है वो भी लिखना चाहिए, भले यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, अभी दूसरी बात, ये सब चीज हम इसके लिए लिख रहे हैं ताकि हम और WPS बनाने में इजी बन सके। देखो यहाँ पे ये सब चीज लिखना जरूरी नहीं है, मैं ये आपको बोलूं कि यहाँ पे ये सब चीज लिखना जरूरी नहीं है, ये GTAWS में ये सब चीज लिखना जरूरी, क्योंकि नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। हमारा सेक्शन 9 कोड ऐसा बोल रहा है कि हमारा जो PQR बनाते हैं उसमें नॉन एसेंशियल वेरिएबल लिखना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आप इजीली और फास्टली WPS कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्निक कौन सा यूज किया, वो ट्रिंग व्यू टेक्निक, मतलब कितना व्यू कर रहे हैं आप और कैसे वेल्डिंग मार रहे हैं आप, वो आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे ऐसा वेल्डिंग मार रहे हैं, वो सब स्ट्रिंग व्यू टेक्निक है, ठीक है। वो ऑलरेडी जनरल जो हमारा मैंने सेशन किया था उसमें ये सब चीज डेप्थ में मैं ग्रूव के साथ समझाया था, प्रैक्टिकल एक प्लेट मैंने वीडियो करके समझाया था, ठीक है। ट्रैवल स्पीड एज पर पैरामीटर शीट जो है वो आपको लेना है। ऑसिलेशन नॉट एप्लीकेबल। मल्टी और सिंगल पास, तो आपको यहाँ पे मल्टी पास में मारा या सिंगल पास में मारा वो लिखना है। आपने रूट मारा, फिर हॉट पास मारा, फिर फिलअप मारा, तो ये मल्टी पास हो गया ना, तो आपको मल्टी पास लिखना है। यहाँ पे अगर मल्टी पास नहीं लिखेंगे तो थिकनेस में कांड हो सकता है, आपको याद रखिए। ओके, सिंगल एंड मल्टी इलेक्ट्रोड, तो आपने सिंगल इलेक्ट्रोड यूज किया क्योंकि GTAW आप वेल्डिंग मार रहे हैं उस टाइम पे आपने एक आपका हाथ में टॉर्च है, दूसरे हाथ में आपका एक ही फिलर था ना, 2 फिलर तो नहीं था ना, उसी की वजह से यहाँ पे एक फिलर था, इसके लिए सिंगल लिखना है। अगर आपने कभी कभी ऐसा होता है हाई प्रोडक्टिविटी की चलते कभी कभी कुछ लोग 2 फिलर हाथ में रखते हैं, दोनों फिलर एक ही टाइम पे एक ही साथ में डिपोजिशन करते हैं, तो वो सब चीज लिखा है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा प्री हीटिंग एज पर सेक्शन 8 कि आपको कोई भी जॉब का प्री हीटिंग करते हैं तो जनरली आपको 15 डिग्री या 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा वहां पे लिखा है। लेकिन
PQR में आपने प्री हीटिंग किया है तो प्री हीटिंग लिखना है, प्री हीटिंग नहीं किया है तो आपको थर्मोमीटर जो आता है उससे चेक करना है। वेल्डिंग मारने से पहले हमारा टेम्परेचर कितना था वो चेक करना है। तो वो चेक करने के टाइम पे आपको 37 डिग्री मिला तो 37 ही लिखना है, फिर वहां पे आप 35 नहीं घुसा सकते क्योंकि फिर WPS में कांड हो जाएगा। WPS का रेंज जब आप सिलेक्ट करेंगे उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इंटरपास टेम्परेचर आपका कितना आया तो वो सब चीज लिखना है। दोनों में मैक्सिमम जो इंटरपास आता है वो लिखना है, ठीक है। SMAW एंड GTAW दोनों में जिसमें मैक्सिमम इंटरपास आया, बहुत सारे रन मारे आपने वेल्डिंग। बहुत सारा आपने वेल्डिंग मारा है, रूट का मारा, फिर फिलअप मारा, फाइनल मारा, वो सभी में आपको इंटरपास आपका वेल्डिंग इंस्पेक्टर लिखेगा, वो मैक्सिमम आएगा, वही आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हम आगे के स्टेज पे जाते हैं। अभी आपका ये टेस्ट पीस तैयार हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे शीट नहीं है, मैं थोड़ा शीट दिखा देता हूँ। आपको ये दिख रहा है मेरा, मैंने जो बनाया वो दिखाया वो। अभी देखिए यहाँ पे आपने रूट मारा है, रूट L1, हॉट पास L2, लेयर 3, लेयर 4, उसके बाद कैपिंग लेयर 5, ये सब चीज लिखा है। यहाँ पे 5.9 mm है। पास का सीक्वेंस जो है वो कैसा होना चाहिए यहाँ पे आपको वो भी प्रेजेंट करना पड़ेगा PQR में। WPS में ये सब चीज ड्राइंग वगैरह सब बनाने का जरूरत नहीं है, PQR में आपको ये सब चीज करना पड़ेगा। ओके, पास से सीक्वेंस आपने कैसे, पहले रूट मारा एक ही पास से, उसके बाद फिर दूसरा उसी के ऊपर दूसरा पास मारा, उसी के ऊपर तीसरा पास मारा, चौथा पास थोड़ा मल्टी मारा है डबल में, ठीक है। तो एक्चुअली वैसा देखा जाए तो 5 पास हो गए तो मल्टी रन हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी आप दिखा सकते हैं। ऐसा दिखाने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्री हीटिंग 37 डिग्री लिखा है, वो सब चीज ऑलरेडी हमने लिखा है। और यहाँ पे आपने लिखा गैस कप साइज, गैस कप साइज। तो टंगस्टन का जितना डाया है उससे 2 से 4 टाइम जनरली गैस कप साइज आपको लेना चाहिए। अगर आपने उससे कम लिया तब भी कांड हो सकता है, पोरोसिटी आ सकता है। ज्यादा लिया तब भी आपको पोरोसिटी आ सकता है। कम लिया तो भी आपको मे बी पेनेट्रेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, ज्यादा लिया तब भी पेनेट्रेशन नहीं मिलेगा। ज्यादा लेने से आपका रूट का जो फ्यूजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और आपका अंडरकट आने का चांसेस है। तो कप साइज इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको कप साइज कैसा रखना है, 2, 5, 8, 7, 10, 15 ऐसा अलग अलग कप साइज, सिरेमिक साइज, ठीक है। आगे GTAW का आगे का सिरेमिक साइज जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पहला पास मारा, लेयर थिकनेस आपने 2 mm तक मारा। फर्स्ट पास रूट जो मारा वो 70S6 में मारा और साइज आपका 2.5 था। DCEN पोलरिटी था आपका और आपने करंट जितना लिया वही एक्चुअल लिखना है, ठीक है। आप ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे मैं 92 डाल दूं तो नहीं चलेगा, आपको हर पास बाय पास चेक करना है। ऐसा है तो कभी आजकल मॉडर्न साइंस में क्या लोग कर दिया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि वेल्डिंग इंस्पेक्टर फिर वीडियो में से भी देख के कर सकता है, वरना वेल्डिंग इंस्पेक्टर प्रेजेंट रखे सब चीज उसको ये शीट में या फिर रफ पेज में लोग लिखते हैं, बाद में यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, बाद में यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन आपको जनरली ये शीट का ब्लैंक कॉपी ले लो, वो ब्लैंक कॉपी फिर लेके खड़े रह जाओ, वेल्डर जो मारता है वो साथ साथ में लिखते जाओ, तो आपके लिए फायदा है और आपको फिर बाद में कोई माथा पेची करना ना पड़े। वोल्टेज आपका कितना था वो लिखना है। आपका बेड लेंथ, आपने कितना लेंथ में वेल्डिंग मारा वो लिखना है। आर्क टाइम मतलब 987 सेकंड। जनरली ये दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग लिखते हैं। वेल्डिंग स्पीड mm/सेकंड, तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से हीट इनपुट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके, हीट इनपुट यहाँ पे इतना लिखा, ऐसा क्यों लिखा उसने? हीट इनपुट यहाँ पे इतना क्यों लिखा? तो हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड, तो उसके हिसाब से डालना है। ओके, अभी करंट आपका यहाँ पे जो है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेना है।
आपको 87 से 92 लिखा है, तो जब हीट इनपुट आप बनाते हैं ये 1.045 जो आप कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे करंट का मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू और ट्रैवल स्पीड का मिनिमम वैल्यू लिखना है। ट्रैवल स्पीड का देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हीट इनपुट कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे आपका इंपैक्ट टफनेस का WPS है, तो इंपैक्ट टफनेस में कुछ भी चीज आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कुछ कांड कर दिया ना तो आपका जॉब फट जाएगा। आपका जो जॉब उस टाइम पे बनाएंगे ना वो मे बी हीट इनपुट वहां पे ज्यादा जनरेट हो जाएगा इन रनिंग कंडीशन में या फिर इन साइड कंडीशन में, सर्विस कंडीशन में आपका जॉब फट सकता है। तो आपको ये सीरियसनेस देखना पड़ेगा। उसी की वजह से आजकल लोग बोलते हैं ना कि CSIP 3.1 है क्या तुम्हारे पास, तभी आप इन्वॉल्व हो जाओ गल्फ के इंटरव्यू के लिए, वरना कोई बात नहीं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ये सब चीज बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे सीरियसनेस ऐसा होता है। जब PQR बनाते हैं तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये सब चीज कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है, फिर टेबल के ऊपर बैठ के फिर सब चीज लिख देगा, घंटे बाई भी नहीं चलेगा। टेबल के ऊपर PQR बैठ के नहीं लिखा जाता है, PQR ऑन फ्लोर पे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पास मारा, उसका भी हीट इनपुट, थर्ड पास मारा, फिर थर्ड पास आपने देखिए तीसरा पास 7018 से मारना स्टार्ट कर दिया, तो 2+1 इसमें पहला रूट पास मारा, उसमें 2 थिकनेस मारा, और आपका हॉट पास मारा उसमें एक ही 1 mm थिकनेस मारा, तो टोटल 3 mm थिकनेस आपने मारा। उसी की वजह से यहाँ पे 3 mm लिखा है, देख रहे हैं आप, GTAW इज 3 mm ऐसा करके यहाँ पे लिखा है। थोड़ा उसको छोटा कर देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। यहाँ पे GTAW 3 mm जो मैं घुमा रहा हूं वहां पे। तो ये लिखने के बाद आपका हॉट पास हो गया, फाइनल हो गया, कैपिंग हो गया, सभी का आपको हीट इनपुट निकालना है। सभी में हाईएस्ट हीट इनपुट जो है ना वो आपको प्रेजेंट करना है WPS के अंदर, कि वो हाईएस्ट हीट इनपुट से आप ज्यादा नहीं जा सकते हैं। ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि सब ऊपर से जा रहा है। हीट इनपुट इज सप्लीमेंट्री वेरिएबल फॉर इंपैक्ट टफनेस वैल्यू के लिए। कोई रिस्पांस दे दो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है तो बोल दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये है कि यार यहाँ पे साइज 2.5 है, मैं WPS में 3.2 लिख देगा या फिर 4 mm का या फिर 5 mm डाया लिख देगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सब चलेगा, क्योंकि फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड साइज इज अ नॉन एसेंशियल वेरिएबल। लेकिन आपको ये भले ही आप यहाँ पे डायामीटर ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन डायामीटर ज्यादा लेते हैं तो फिर आपको पता है थोड़ा बहुत करंट भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा करंट लेंगे तो फिर आपका हीट इनपुट का कैलकुलेशन है वो हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड। तो करंट आपने ज्यादा लिया वो इलेक्ट्रोड साइज की वजह से, तो फिर आपको हीट इनपुट में कांड हो सकता है, हीट इनपुट आपका में भी गलत आ सकता है। तो आपको वेल्डर को क्लियर बात समझाना है, भाई तू भले ही डाया बढ़ा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको करंट जो है एज पर रेंज के हिसाब से ही लेना है। आप रेंज जो है WPS में लिखा है वो रेंज के हिसाब से नहीं लिया तो ध्यान रखियो प्रॉब्लम, ऐसा बोलना है उसको, ठीक है। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे लास्ट फाइनल वेल्डिंग मारा है। यस सर, क्या हुआ सर? ओके, इसके लिए हमारा यहाँ पे ASME हमारे पास एकदम शानदार सेक्शन 9 है। मैं थोड़ा रेफरेंस दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। थोड़ा आप रुक जाइए, मैं पुराना सिस्टम यूज कर रहा हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं दिखा देता हूँ, GTAW का ही दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वो हीट इनपुट पे भी आएगा, ठीक है। GTAW ऊपर चला गया ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, EB वेल्डिंग, ESW वेल्डिंग, ESW वेल्डिंग, PAW वेल्डिंग, अभी GTAW आएगा, PAW के हाँ GTAW, ठीक है। ये जो GTAW है इसमें फिलर मेटल है, इसमें किधर भी फिलर डाया लिखा है, पाइप सॉरी फिलर डाया किधर भी नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं फिलर डाया इज नॉन एसेंशियल वेरिएबल,
तो आपको इसके हिसाब से चलना है। ओके, अभी हीट इनपुट की बात आई है, तो हीट इनपुट कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए वो आपका आपका टफनेस डिसाइड करता है कि आपका टफनेस अगर एक्सेप्ट होता है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपको तो PQR के हिसाब से ही लेना है, लेकिन हीट इनपुट की थोड़ी बहुत बात निकली है तो हम थोड़ा हीट इनपुट में डेप्थ में बात कर लेते हैं। QW409.1 थोड़ा देख लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर कट समझ में आएगा। अरे यार, QW409.1 निकालना है मुझे, थोड़ा आप रुक जाइए, आपका डाउट सॉल्व करते हैं, क्योंकि डाउट सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे भी। ये कौन सा निकला, ये तो QF निकल गया। ओके, मैं आपको 409.1 दिखाता हूं। देखो, बहुत सारे लोग हैं इसमें कंफ्यूज है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल ही है। देखो, आपको दिख रहा है 409.1, तो आपको इसके हिसाब से करना है, क्योंकि इंक्रीजिंग हीट इनपुट इज द सप्लीमेंट्री वेरिएबल। आपको आपका WPS में लिखा है, आपका WPS में कितना लिखा है वो भी हम थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर दे। मैक्सिमम कितना है 1.136, ये मैक्सिमम है। देख रहे हैं आप यहाँ पे फोर्थ नंबर की लाइन में ये 1, यहाँ पे इतना मैक्सिमम है, तो इससे आप आगे नहीं जा सकते हैं। आप जब WPS में ये चीज लिखते हैं तो इससे आगे नहीं जाना है। और यहाँ पे उसका वैल्यू दिया है 409.1 में कैसे आपका हीट इनपुट कैलकुलेट करना है। हीट इनपुट इज इक्वल टू वोल्टेज एम्पियर इंटू 60 डिवाइड बाई ट्रैवल स्पीड। यस सर। नहीं, उसका कोई रेंज नहीं है, लेकिन आपको PQR में जितना आया ना वही पहले लेके रखना है। आपको उसका कोई रेंज नहीं है। देखो, उसका रेंज नहीं है, उसी की वजह से हम इंपैक्ट टफनेस कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका मटेरियल का टेस्टिंग उसी की वजह से कर रहे हैं। उसका कोई रेंज नहीं है, उसी की वजह से। अगर रेंज होता तो हमें तो पता चल जाता कि हाँ इतने रेंज में तो इंपैक्ट अपने से मटेरियल के लिए एक्सेप्टेबल है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तक हम चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका कोई रेंज नहीं है। टिपिकली 1.9 से 3.2 हमारा जनरली जूल पर mm इतना हीट इनपुट टिपिकली जनरली लोग रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई रेंज नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे वोल्टेज इनटू एम्पियर डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड ऐसा करके लिखा है। इसके बाद वॉल्यूम बी में मेटल मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग बीड साइज इज इक्वल टू विड्थ इनटू थिकनेस, वो आएगा तो मैं धीरे धीरे समझाएगा। ओके, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी हीट इनपुट का लिखा है, देखिए मैंने नहीं देखा था, अभी मैंने देखा, यहाँ पे भी हीट इनपुट का फॉर्मूला लिखा है। ये सब चीज लिखने का आपको जनरली जरूरत नहीं है, ठीक है, आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हीट इनपुट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसा शीट PQR में आपको चिपकाना है। इंडिया में तो हम लोग नहीं चिपकाते हैं, तो वो गलत बात है। हम लोगों को एक्चुअली जो हमने कैलकुलेट किया वो हमको चिपकाना पड़ेगा। अभी दूसरी बात, चलो PQR का ये मैटर है, लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, गल्फ कंट्री में हमारे पास जो जिसका इंपैक्ट होता है वो मटेरियल का भी ऐसा शीट हम बनाते हैं और हम लोग उसका रिपोर्ट के पीछे चिपकाते हैं या RFI के पीछे हम चिपकाते हैं। तो ये सब चीज आपको जनरली करना चाहिए, लेकिन चलता है वर्ड की वजह से हम लोग नहीं कर रहे, उसी की वजह से हमारा जॉब में भी रिस्क ऑफ फाटने का चांस है, ठीक है। जस्ट कमेंट कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, ऐसा कोई आपको गलत नहीं समझना चाहिए। जफर सर क्या बोल रहे हैं, एक मिनट में उसका वोल्टेज शुड यूज लोअर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और हीट इनपुट कैलकुलेशन। देखो, हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज है, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा, आपको ऐसा टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हीट इनपुट आए ना वैसा आपको कैलकुलेट करना चाहिए। सबसे ज्यादा हीट इनपुट कैसे आएगा कि आप करंट का मैक्सिमम स्पीड लेंगे, वोल्टेज का मैक्सिमम स्पीड लेंगे और सबसे कम ट्रैवल स्पीड लेंगे, तो आपका हीट इनपुट कम आएगा।
अगर हीट इनपुट कम सॉरी हीट इनपुट आपका ज़्यादा आएगा, अगर करंट ज़्यादा लेंगे, वोल्टेज ज़्यादा लेंगे, ट्रैवल स्पीड एकदम छोटा वाला है वो लेंगे, उसके बाद आप हीट इनपुट कैलकुलेट करेंगे तो आपको हीट इनपुट ज़्यादा मिलेगा। हीट इनपुट ज़्यादा मिलेगा, फिर आपको तो पता है आप टेंसाइल और टफनेस करवाएंगे, टफनेस टेस्ट में वो पास हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका हीट इनपुट मैक्सिमम जो था वो भी पास हो गया। अगर वो पास हो गया तो फिर आपको उतना हीट इनपुट ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज देखो, ये आपको जनरल कोई नहीं बताएगा। आप क्या करेंगे, 87 पहला रेंज लेंगे और वोल्टेज का पहला रेंज लेंगे, उसके बाद ट्रैवल स्पीड का लेंगे, उसके हिसाब से हीट इनपुट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद करंट का एक हाई स्पीड लेंगे, वोल्टेज का हाई स्पीड लेंगे, उसके बाद आपका ट्रैवल स्पीड का जो हाई रेंज है वो लेंगे, उसके बाद आप हीट इनपुट, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये दो रेंज आया उसमें, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है ना, तो दो रेंज आया, कौन सा डालू, तो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू आपको हीट इनपुट डालना चाहिए। मैं आपको एक जनरल गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस बोल रहा हूं, ठीक है। एक डाउट है सर। यस सर। जो अभी पीक्यूआर में हमने नोट कर रहा है ना सर, वोल्टेज और एम्पियर का, हाँ, उसका हम डब्ल्यूपीएस कन्वर्ट करने के समय वही लिखना है, कैसे वही रेंज लिखना है कि क्या लिखना है? देखो हीट इनपुट का आपको वही रेंज लिखना है, लेकिन करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड का आपको कोई भी रेंज लिख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि ये सब चीज डालना। आपको हीट इनपुट जो आया मैक्सिमम 1.136 ऐसा मैं आई थिंक देखा, तो उतना ही आपको रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। भले ही आप 3 डाया कर लो या फिर आपका ट्रैवल स्पीड फास्ट कर लो, ट्रैवल स्पीड कम कर लो, वो मैं जब कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे मैं समझाएगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए हीट इनपुट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। करंट में थोड़ा चेंज करेंगे, वोल्टेज में थोड़ा चेंज करेंगे, ट्रैवल स्पीड में थोड़ा चेंज करेंगे तो चलेगा। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2.5 डाया का आपने करंट लिया, ठीक है, 2.5 डाया का यहाँ पे फिलर है, आपने WPS में घुसेड़ दिया 4 डाया, क्योंकि 4 डाया इज द नॉन एसेंशियल वेरिएबल, आप लिख सकते हैं। तो 4 डाया लिख लिया, तो आप अगर करंट भी सेम रखते हैं, वोल्टेज भी उतना जैसे पीक्यूआर में लिखा है वैसा रखते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको ट्रैवल स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा स्लो ट्रैवल स्पीड रखेंगे तो आप उसका कैलकुलेट करेंगे ना उस टाइम पे, तो फिर आपको ज़्यादा में भी मिल सकता है हीट इनपुट। तो हीट इनपुट का रेंज कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, हीट इनपुट इज द सेम, बाकी सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर सब चीज़ चेंज करने के बाद फिर आपको ये भी देखना है करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड जो हीट इनपुट से मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू है उससे तो नहीं बढ़ जा रहा है ना, उससे बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कि ऊपर से ही जा रहा है? सोनू सर, तो मैं अभी आगे बढ़ूं? ओके, ये हीट इनपुट का मसला मुझे पता है, लेकिन वो मैं समझाएगा एकदम डेप्थ में, ठीक है, आगे जब कन्वर्ट करेंगे ना उस टाइम पे समझाएगा। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, ये सर टाइप को मेंशन करना पड़ता है कि ये लेंटिनोइड टाइप का है, जो क्वांटिटेटिव या प्योर कांस्टेंट है। नहीं, टाइप और नॉन एसेंशियल वेरिएबल आपको लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एक फंडा बोलूं, सेक्शन 9 में भले ही जितने भी एसेंशियल लिखा है, जितना नॉन एसेंशियल जितना सप्लीमेंट्री लिखा है लिखने दो, लेकिन अगर क्लाइंट ऐसा बोलता है कि आपको टंगस्टन का टाइप भी लिखना है तो फिर वो आपके लिए एसेंशियल वेरिएबल बन जाएगा। आप फिर ऐसा नहीं उसको समझा सकते। हाँ, समझ जाएगा तो वेल एंड गुड सर, सेक्शन 9 में वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, आप बोलेंगे तो मैं लिखेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि आप तो हमारे क्लाइंट है, आप बोलेंगे तो मैं लिखेगा। लेकिन आप अगर उसको समझा नहीं पाए, अगर वो नहीं भी समझा, एग्जाम्पल के तौर पे चलो नहीं उसको तो डालना ही है भाई, टाइप तो आपको डालना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं एक्सेप्ट नहीं कर, तो फिर आपका टाइप जो है वो एसेंशियल वेरिएबल बन जाएगा आपके लिए। मैं आपको एक सिंपल आज से 4 दिन पहले का एग्जांपल देता हूँ। एक फ्रेंड का कॉल आया, वो मुझे बोल रहा है सर हमने रूट गैप है ना, जनरली मैंने PQR बनाया उस टाइम पे मैंने 4 mm रखा था रूट गैप, फिर मैं WPS कन्वर्ट किया तो उस टाइम पे मैंने 3 to 6 लिखा, क्योंकि वो तो नॉन एसेंशियल वेरिएबल, आप 3 to 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर हमने क्लाइंट ऐसा बोल रहा है कि हमारे ड्राइंग में रूट गैप 2.5 है और वो रूट गैप आपको मिनिमम कवर करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, तो फिर मैं क्या करूँ?
तो फिर क्लाइंट को आप समझाइए सर नॉन एसेंशियल वेरिएबल है चलेगा, लेकिन अगर क्लाइंट नहीं मानता है तो फिर आपको 2mm WPS में नहीं लिख सकते हैं, आपको PQR फिर वापस कन्वर्ट करना पड़ सकता है। मे बी अगर वो बोलता है तो, अगर वो ऐसा बोलेगा ठीक है नॉन एसेंशियल वेरिएबल है तुम WPS को रिवाइज कर दो, जस्ट WPS में 2mm से लेके 6mm या 2mm से 8mm डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लाइंट जो बोलता है वो आपके लिए एसेंशियल वेरिएबल बन जाता है। क्लाइंट को आपको कन्विंस करना वो आपकी जिम्मेदारी, उसी के लिए तो इंस्पेक्टर लोग हैं, उसी के लिए तो एक्सपीरियंस वाले को रखा जाता है कि क्लाइंट को कन्विंस करे। अगर क्लाइंट कन्विंस नहीं होता है तो फिर कुछ अलग तरीके से आपकी बम्बू करेगा तो आपका तो प्रॉब्लम सत्यानाश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? सर सिंपल है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हेलो, तो मैं आगे बढ़ूं सर? हाँ आगे बढ़ा सर। ओके, फिल्म इंजन का ना क्या सेगमेंट है ना, क्या हुआ सर? इसमें फिल्म इंजन का ना वो सेगमेंट है ना सर। मैं समझा नहीं, फिल्म मैं समझा नहीं सर। अभी एक डिस्प्ले पे देख रहा ना रेडियो टेस्ट रिपोर्ट, हाँ फिल्म इंजन का ना वो सेगमेंट है ना वो सेगमेंट नहीं, फिल्म इंडियन मतलब वो सेगमेंट है 0 से 30 इंच, 30 से 60 इंच, या फिर ये mm में भी हो सकता है। 0 आपका फिल्म का साइज है ये, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और सेगमेंट एक पाइप जो है आपका जितना भी 10 डाया का पाइप है तो उसमें 0 से 30 इंच, 30 से 60, 60 से 0 ऐसा करके सेगमेंट वाइज लिखा है। कुछ लोग यहाँ पे A to B, B to C, C to A ऐसा भी लिखते हैं, कुछ लोग उसको अलग नामकरण करते हैं, लेकिन वो नंबरिंग सिस्टम आरटी की फिल्म के अंदर आना चाहिए। आरटी के फिल्म में अंदर नहीं है तो नहीं चलेगा। अगर जनरली लोग क्या करते हैं A to B, B to C, C to D लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ा पाइप है तो वैसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 इंच का पाइप, ये से लिखने से आपको फायदा ये है कि आपका इंच का गिनती जो फटाक से हो जाएगा, ठीक है। आरटी वाले को या फिर रिपेयर आता है तो कभी भी आप सीधा बोल सकते हैं 30 के 60 के बीच में आया, तो फिर वो ऐसा भी बोल सकता है कि 34 to 36 में आया, तो फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर ट्रेसर के बिना भी वहां पे मेजर कर सकता है, कुछ इवेल्युएशन करना है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं है। ट्रेसर लेना चाहिए, ट्रेसर वहां चिपकाना है, उसके बाद में चेक करना है। ओके, अभी आपका PQR बन गया, पूरा वेल्डिंग मार दिया, मैंने समझाया सब चीज। आपको रेंज नहीं लिखना है, जो आपका चीज था वही आपको PQR में घुसेड़ना है। उसके बाद आपको विजुअल एग्जामिनेशन करना है। विजुअल एग्जामिनेशन ओके होता है तो उसके बाद आपको रेडियोग्राफी या NDT मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, PT, MT, RT, UT, VT जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो करना है। आपका यहाँ पे रेडियोग्राफी किया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो वो फिल्म को भी आपको वो रिपोर्ट उसका बनाना है, रिपोर्ट सबसे साइन करवाना है, वो घुसेड़ना है आपको PQR के पीछे। अभी बात आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के। आरटी पास हो गया तो अभी हमारा बात रहेगा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में LTCS मटेरियल है, तो आपको LTCS जो एक्सपीरियंस वाला है उनको तुरंत माइंड में आ जाएगा। LTCS का पाइप टू फ्लैंज जो वेल्डिंग मारा है यहाँ पे, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि आपको इम्पैक्ट टफनेस करने का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज लिखा है, लेकिन ये सब चीज आपको लिखने का रिपोर्ट में जो लैब वाला है ना, ये सब चीज आपको फॉर्म फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट जब आप टेस्टिंग करने के लिए भेजते हैं तो कुछ चीज आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो हमने PQR में लिखा है ना वैसा ही मोस्टली रहता है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको डिटेल लिख के देना पड़ता है। टेस्ट रिपोर्ट में आपको टेंसाइल करना है, तो टेंसाइल किसके हिसाब से करेंगे? सेक्शन 9 2015 एडिशन था, और आपका SA 370 के हिसाब से टेस्ट मेथड करना है। ओके, टेंसाइल का यहाँ पे 2 से 3 मेथड है। एक ASTM से भी कर सकते हैं, एक हमारा SA 370 के हिसाब से भी कर सकते हैं, एक हमारा सेक्शन 9 है तो सेक्शन 8 है, प्रेशर वेसल से बनाया तो उसका भी कोड रेफरेंस से ले सकते हैं। अदरवाइज आप B31.3 है तो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसका लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको बस लेना है, टेंसाइल करना है। चलो आपने टेंसाइल कर दिया, आपको पता है कि PQR में मतलब 2 साइड बैंड चाहिए, 3 साइड बैंड चाहिए, या फिर 4 साइड बैंड चाहिए, या 2 रूट बैंड, 2 फेस बैंड ऐसा चाहिए, वो एज पर कोड कहाँ लिखा है, थोड़ा मैं कोड दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा।
451 टेबल नंबर। अभी हाँ ये अभी देखो इतना टाइम हो गया ना, तो मुझे भी बहुत फायदा मिला है। लोगों को समझाते समझाते टेबल नंबर ऐसे ही मुंह पे हो गया सब चीज, क्योंकि हर बार एक ही टेबल समझाना तो मेरे लिए भी बहुत फायदा की बात है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका 10 mm थिकनेस था, मतलब ए रेंज आपका आया 10, सॉरी आपका 5.9 है, तो ए रेंज आया। तो आपको पता चल गया कि टेंसाइल आपका टेस्ट करने के लिए 2 टेंशन बैंड चाहिए और आपका 2 फेस बैंड चाहिए, 2 रूट बैंड चाहिए। तो आपको टोटल 6 टेस्ट पीस निकालना है। वो आपने टेस्ट पीस वेल्डिंग मारा, उसमें से वो मशीनिंग करने के लिए दे देना है। उसका साइज भी मैंने यहाँ पे जो था वो दिखाया है लोगों को। जो लोगों को पता नहीं है वो कोड में जाइए, सेक्शन 9 खोलिए, अदरवाइज यूट्यूब में जाइए, आप वो टेबल इसके नीचे का जो टेबल है वो सब करिए, तो उसमें आपका टेंसाइल का साइज रहेगा। वो साइज के हिसाब से आपको टेस्ट पीस को कटिंग करना है। थोड़ा साइज अभी बात किया है तो निकाल देते हैं, दिखा देते हैं। यहाँ पे प्लेट है तो ये साइज, लेकिन अगर पाइप है तो ये साइज। अरे कहाँ गया? ठीक है, प्लेट तो नहीं है आपका, तो पाइप है, तो उसी की वजह से आपको यहाँ पे ये पाइप का फॉलो करना पड़ेगा। ये जो है वो ठीक है, ऐसा आपको टेस्ट पीस, ऐसा साइज, लेंथ, विड्थ सब चीज ए टू जेड दिया है आपको। यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 10 का रेडियस होना चाहिए, 250 mm उसका वो होना चाहिए। टोटल लेंथ जो है वो भी कितना रहना चाहिए, वो इसका जो को पकड़ने के लिए कितना 6 mm दोनों साइड से वो, उसके बाद नीचे रिडक्शन ऑफ एरिया कितना होता है वो, ये सब चीज कोड में दिया है। आपको नया कोई रॉकेट साइंस ढूंढना नहीं है, यहाँ पे देखना है, यही कॉपी मारना है, यही आपको प्रिंट करना है, वो लेथ मशीन वाले को या मशीनिंग वाले को दे देना है, भाई ले इसमें से इतना टेस्ट पीस निकाल, थोड़ा वेस्ट मत करने का, टेस्ट पीस बहुत महंगा है साला, प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम साइड साइड से 2 काट ले। ठीक है, ऐसा बोल के आपको क्लियर करना है। ओके, अभी हम ओरिजिनल पोजीशन में हमारे आते हैं। टेंसाइल आपने कर लिया, वो एक्सेप्ट हो गया। बैंड टेस्ट आपको करना है, बैंड टेस्ट का भी उसके नीचे ही फॉर्मेट है, तो वो उसके हिसाब से बैंड टेस्ट का भी टेस्ट पीस साइज, विड्थ, लेंथ, विड्थ के हिसाब से निकाल दीजिए। हार्डनेस आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तभी करने का जरूरत है। इंपैक्ट आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तभी करने का जरूरत है। इंपैक्ट करना है तो इंपैक्ट में SA370 कोड आपका यूज करना पड़ेगा। पार्ट 1 जो है हमारा इम्पैक्ट टफनेस पार्ट 1 यूट्यूब में, मैं वो पूरा उसमें SA370 में कैसे करना है इम्पैक्ट टेस्ट, कैसे लैब में घुसेड़ना है, कैसे लैब में वो टेस्ट पीस को तोड़ना है, वो धुआं धुआं निकलता वाला नाइट्रोजन का जो बात है वो भी मैं वहां पे दिखाया है। वहां पे देखेंगे तो आपको अच्छा सा आइडिया आ जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तभी करना है, वरना आपको जरूरत नहीं है। हार्डनेस के लिए STM384 जो है, जिसको चाहिए मुझे मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली शेयर करेगा। मैं वैसे भी कल भी शेयर किया था 2 से 3 ग्रुप में, ASME के ASME लेक्चर ऐसा करके ग्रुप है, और हमारा टेलीग्राम है ASME लेक्चर टेलीग्राम है, उसमें भी मैं ये सब चीज शेयर किया था। तो आपको वहां से जाके हार्डनेस कैसा करना है, ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, विकर हार्डनेस, वो STM384 के हिसाब से आपको हार्डनेस अटेंड करना है। चलो, ये भी सब पास हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका WPS एकदम शानदार, मतलब PQR एकदम शानदार हो गया। सभी का आपको रिपोर्ट लगाना है, टेंसाइल का रिपोर्ट, इंपैक्ट का रिपोर्ट, बैंड का रिपोर्ट। थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा निकलेगा तो मैं तुरंत दिखाएगा आपको। ठीक है, ये देखो टेंसाइल का आपका रिपोर्ट है, तो उसमें जनरली कितना टेस्ट पीस लेते हैं, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, थिकनेस कितना है, ये सब चीज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना आया, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना आया, उस पे फ्रैक्चर लोकेशन कहाँ से आपने घुसेड़ा, वो सब चीज यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन फेस बेंड किया और रूट बेंड किया, तो उसमें कहाँ से कितना टूटा, उसका एंगल कितना था, उसका मैंड्रेल का साइज जो था वो कितना था, उसका विड्थ कितना, सब चीज यहाँ पे लिखा है। जस्ट ये जो नंबरिंग सिस्टम है लैब रेफरेंस नंबर है, आपका नंबरिंग सिस्टम नहीं है, वो लैब वाला आपको लिख के देगा। ठीक है, वैसे इसका भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका भी ज्यादा 2 टेस्ट पीस लिया है। ठीक है,
तो ये सब चीज आपको देखना जरूरी है। उसके बाद इम्पैक्ट टफनेस आता है, तो आपको याद रखना है वेल्ड मेटल का 3 टेस्ट पीस लेना है, हीट अफेक्टेड जोन का 3 टेस्ट पीस लेना है, और आपका वेल्ड मेटल है उसका 3 टेस्ट पीस लेना है। अदरवाइज कभी कभी लोग वेल्ड मेटल का नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत नहीं है। वेल्ड मेटल पहले से ही अगर इम्पैक्ट होके आया है तो वेल्डिंग जो बेस मेटल है उसका लेने का जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वेल्ड मेटल का लो, हीट अफेक्टेड जोन का लो, ठीक है। अभी आपको ऐसा माइंड में आया होगा कि यहाँ पे 2 हीट इनपुट हीट अफेक्टेड जोन, 2 हीट इफेक्टेड जोन लिया, ऐसा क्यों किया? तो भाई आपको ये सब क्लियर पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा ग्रुव दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अगर आप पार्ट 1 जो करेंगे इम्पैक्ट टफनेस का, तो उसमें भी आपको मैं समझाया है कैसे करना, लेकिन जस्ट मैं थोड़ा ग्रुव दिखाता हूँ। ओके, ये ग्रूव है। अभी ये जो ग्रूव है उसमें एक साइड पाइप है, एक साइड फ्लैंज है। तो अगर दोनों साइड सेम पाइप होता तो आप एक ही हीट इफेक्टेड जोन का 3 टेस्ट पीस ले ले तो चले जाता, लेकिन एक साइड पाइप है तो पाइप का हीट इफेक्टेड जोन भी आएगा इस साइड पे फ्लैंज है तो फ्लैंज का भी हीट इफेक्टेड जोन आएगा। तो आपको दोनों का 3 टेस्ट पीस हीट इफेक्टेड जोन का लेना। वेल्ड मेटल को दोनों का मिक्स है, इसके लिए आपको वेल्ड मेटल का 2 बार ऐसा लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं स्पीड बढ़ाऊं या ऐसे ही सेम स्पीड पे समझाऊं सर? टेस्ट पीस का 3 कहाँ लिखा है सर? ओके, आप पार्ट 1 करेंगे तो ऑलरेडी एएसएमई सेक्शन 8 यूजी 84 में ये सब 3 टेस्ट पीस मिनिमम है वो लिखा है। वरना आप इम्पैक्ट टफनेस करिए, उसमें मैं पार्ट 1 यूट्यूब में डाला है, वहां पे क्लियर कट में समझाया, कोड में लिखा हुआ हाईलाइट करके समझाया कि 3 टेस्ट पीस लेना है, ऐसा मैं क्लियर समझाया। 3 टेस्ट पीस में बोल रहा हूं, 3 बार नहीं बोल रहा हूं। ये जो है वे वेल्ड मेटल का एक हो गया, ठीक है। ये वेल्ड मेटल का 3 टेस्ट पीस, स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, स्पेसिमेन 3, हीट अफेक्टेड जोन का स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, स्पेसिमेन 3, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो ये हीट अफेक्टेड जोन का तो एक ही क्वांटिटी, मतलब एक ही हीट अफेक्टेड जोन, 2 हीट, जितना हीट अफेक्टेड जोन है वो सभी का 3 ऐसा आपको लेना पड़ेगा। ओके, अभी ऐसे 370 में भी ये लिखा हुआ मैं हाईलाइट करके दिखाया था, वो आप वीडियो करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अदरवाइज आप सेक्शन 8 का करना है तो सेक्शन 8 में भी यूजी 84 या यूडब्ल्यू 84 वहां पे लिखा है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और उससे भी आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है तो आपको मैं एएसटीएम सेंड करेगा, एएसटीएम में भी लिखा है, ठीक है। मैं कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन समझाया है, तो प्लीज सर आप वहां पे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यस, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ता है 19 प्लस 21 प्लस 10। सर म्यूट कर दीजिए अर्शद सर। यस सर, क्वेश्चन है, बोलिए। यस सर। मोहम्मद सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, अभी हमारा यहाँ पे कांड हो गया इम्पैक्ट टफनेस, समझो तीनों का हमने एवरेज लिया, एवरेज डिवाइड बाय 3, 19 प्लस 21 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 तो 16.67 आएगा, 17 प्लस 75 प्लस 73 तो 72.67 आएगा, और 20 प्लस 21 प्लस 31 तो 24 आएगा। अभी मैं आपको ये बोलूं कि अगर 370 है तो आपका 16.67 से 2 ही टेस्ट पीस छोटा होना चाहिए, मतलब 10 और 92 है, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप पार्ट 2 में या पार्ट 1 में जाएंगे यूट्यूब में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें अगर मैं टाइम निकालेगा तो और 1 घंटा हमारा चला जाएगा, इसके लिए मैं इसमें ज्यादातर नहीं पढ़ रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं। मैक्रो एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसका लोकेशन जो है वो सॉरी हार्डनेस का लोकेशन जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको रूट साइड भी लेना है, आपको कैपिंग साइड भी लेना है। अभी यहाँ पे मिडल लेयर लिखा है, मिडल लेयर मतलब एग्जैक्ट मिडल में, वेल्डिंग का जो मिडल एरिया है वहां पे, फिर फाइनल में और फिर रूट में, ऐसा करके आपको हीट
हार्डनेस टेस्ट करना है। वो हार्डनेस टेस्ट का वैल्यू जो है वो हमारा कोड में लिखा है, वो उसके हिसाब से एक्सेप्ट होना, उससे कम रहना चाहिए हार्डनेस वैल्यू, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हार्डनेस वैल्यू ही ऐसा चीज है कि उसमें कम रहेगा तो अच्छा है, वरना टेंसाइल जितना है कोड में दिया उससे ज्यादा रहना चाहिए। जो मैं एमटीसी पार्ट 2 समझाया था उसमें ये सब चीज में क्लियर लाइन बाय लाइन समझाया था कि आपको हार्डनेस वैल्यू कैसे लेना है, कितने टाइप का हार्डनेस वैल्यू है। टोटल 3 टाइप के टेस्ट है, रॉकवेल हार्डनेस, ब्रिनल हार्डनेस और हमारा एक तीसरा बचा वो रॉकवेल, ब्रिनल एंड तीसरा कौन सा बचा, रॉकवेल हार्डनेस, ब्रिनल हार्डनेस और विकर हार्डनेस। यस, विकर हार्डनेस। तो 3 टाइप का ये हार्डनेस वैल्यू है। तो वो आपको वेल्ड मेटल में जनरली ब्रिनल हार्डनेस या विकर हार्डनेस जनरली लेते हैं तो वो आपको कर देना है, ठीक है, वो एएसटीएम के हिसाब से। तो यहाँ पे लोकेशन भी हार्डनेस का दिखाया है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो आपका लैब वाला है, वो आपको लेके देगा, ठीक है। ओके, ये हो गया अभी हार्डनेस वैल्यू, मतलब ये भी एक्सेप्ट हो गया। मतलब आपका अभी पी क्यू आर है वो मैक्रो, मैक्रो थोड़ा ऐसा होता है, ऑलरेडी मैक्रो का मैं 2 से 3 सेशन कर चुका हूं। मैक्रो में आपको यह देखना रहता है किधर भी लेक ऑफ फ्यूजन तो जनरेट नहीं हुआ, किधर भी लेक ऑफ पेनिट्रेशन तो जनरेट नहीं हुआ, किधर भी पोरोसिटी तो नहीं है, ये सब चीज आपको देखना है। उसका फिर वैल्यू जो है वो आपको रिपोर्ट में ऐड करना है, और रिपोर्ट आपका साइन हो गया तो लाइफ जिंगा लाला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रो का यहाँ पे ये सब चीज लिखा है। ओके, अभी हम WPS में चलते हैं, ठीक है। अभी हमारा एक PQR में समझाया, देखो 3 PQR है, 3 PQR में समझाएगा तो फिर कांड हो जाएगा। इतना मुझे PQR समझाने में अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं आज छुट्टी पे है, मैं क्वारंटाइन में हूँ, इसके लिए मेरे पास टाइम है, लेकिन आपके पास में भी टाइम ना हो। देखो यहाँ पे PQR1, PQR2, PQR3 3 PQR है। कोड में क्लियर वर्ड बाय वर्ड लिखा है कि आप कितना भी PQR है उसका एक WPS बना सकते हैं, और आप एक PQR का बहुत सारा WPS बना सकते हैं। ऐसा कोड में मैं समझाया था, ठीक है। तो वहां पे लिखा है, तो वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अभी हमारा काम जो था मेन यही, चलो हमने वेल्डिंग मरवा दिया, वेल्डिंग मारने के बाद ये सब चीज चेक कर लिया, उसके बाद WPS कैसे बनाते हैं। तो WPS का फॉर्मेट भी हमारे पास ASME सेक्शन 9 में आर्टिकल 5 में दिया गया है। तो आर्टिकल 5 में जाएंगे तो उसका आपको वहां से ले लेना है, ठीक है। ओके, अभी हमारा WPS का वहां से फॉर्मेट घुसेड़ा, फिर WPS में रिवीजन लिख सकते हैं, डेट भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन PQR में आप डेट भी चेंज नहीं कर सकते हैं, PQR में आप रिपोर्ट भी चेंज नहीं कर सकते हैं। PQR में आपको जनरली जो भी लोग PQR विटनेस किया उसका कंपलसरी साइन लेना जरूरी है, वरना कल वो परसों या फिर लास्ट में वो गुम जाएगा, मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसा होगा। तो ऐसा हमारे इंडिया में बहुत सारा होता है, तो याद रखिए आप साइन ले लीजिए, PQR के अंदर साइन लेना बहुत जरूरी है। ओके, अभी WPS नंबर आपको जो रखना है वो घुसेड़ दो। रिवीजन आपका 1 उस टाइम पे डालना पड़ेगा, सॉरी रिवीजन आपको फर्स्ट टाइम बना रहा है तो 0 डालना पड़ेगा। उसके बाद डेट, कौन सी डेट पे आप बनाए हैं WPS वो लिखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने जिस दिन PQR किया वही डेट WPS में डालूं, तो कोई जरूरत नहीं है, आप जिस दिन बनाइए उसी दिन का डेट डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए PQR में आपका 1 दिसंबर है, सॉरी आपका 15 दिसंबर है और यहाँ पे आप 1 दिसंबर घुसेड़ देंगे, तो PQR पीछे बनता है ना, पहले बनता है PQR, तो PQR के बाद का डेट होना चाहिए, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रखना है। ओके, सपोर्टिंग PQR, किसका PQR आपने यूज किया, तो क्या हमने A1 यूज किया, A2 यूज किया, A3 यूज किया, वो तीनों PQR को कंबाइन मिक्स बना के एकदम लोचा लापची करके हमने ये WPS बनाया है। ऐसा आपको तीनों PQR का रेफरेंस लिखना है। वेल्डिंग प्रोसेस आपने कौन सा यूज किया, तो GTAW प्लस SMAW टाइप आपका मैन्युअल था। कौन सा कोड आपने यूज किया, तो सेक्शन 9 कंपलसरी है। B31.3 मतलब ये पाइपिंग प्रोसेस के लिए बना रहे तो वो डालना है, वरना सेक्शन 9 सेक्शन 8 डालना है या फिर B31.1 डालना है। कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट का डिजाइन कौन सा है, वो डिजाइन का कोड यहाँ पे घुसेड़ना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद API भी अगर आप यूज कर रहे हैं, API में भी ये WPS यूज कर रहे हैं, तो API में भी थोड़ा बहुत टिक मार देने का। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। आपने ये
WPS आप बना रहे हैं तो कौन से प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन से बना रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, आपको जो प्रोजेक्ट मिला उसका स्पेसिफिकेशन नंबर डालना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि मैंने PQR में कौन सा थिकनेस लिया, मैंने हमारा पोस्ट वैल्यू ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना, वो डिसाइड, वो सब चीजें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में लिखा रहेगा। उसी की वजह से वेल्डिंग इंजीनियर का सैलरी जो बहुत हाई होता है, इसी की वजह से वेल्डिंग इंस्पेक्टर का थोड़ा कम होता है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो खाली ये नोट डाउन करता है, वेल्डिंग इंजीनियर है सब चीज वेरीफाई करता है, उसमें कोई कांड नहीं हो गया ना। वेल्डिंग इंजीनियर का एक सिंगल मिस्टेक 1000 और करोड़ों का नुकसान करवा सकता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का सिंगल मिस्टेक वो भी आपको इतना ही नुकसान करवा सकता है, लेकिन वेल्डिंग इंजीनियर का थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको QW402, QW403, QW405 ऐसा करके आगे एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ पे फिगर डालेगा नहीं डालेगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, फिगर डालो तब भी ठीक है, नहीं डालो तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डिजाइन का क्राइटेरिया आपको जनरली लिखना पड़ेगा। डिजाइन आपका ग्रूव एंड फिलेट है, प्रोसेस आपका GTAW है, SMAW है। ग्रूव आपने मारा तो विथ एंड विदाउट GTAW के नीचे में आपने कोई सपोर्ट नहीं रखा, डेल्यूशन ऑफ बैकिंग का कोई सपोर्ट नहीं था, एडिशन ऑफ बैकिंग का भी आपको सपोर्ट नहीं था। GTAW आपने सीधा रूट में सीधा एकदम वॉल दिख रहा था उसी में आपने मारा, उसी की वजह से आपको यहाँ पे विथ भी लिख सकते हैं, विदाउट भी लिख सकते हैं। वो जो वेल्डर मारा एकदम शानदार क्वालिटी से मारा इसके लिए। लेकिन SMAW आप मारते हैं तो आपने विथ बैकिंग यूज किया, GTAW आपके लिए बैकिंग बन गया था, उसी की वजह से आपको SMAW में विथ बैकिंग डालना है। ओके, फिलेट में भी ऐसा ही सेम आप घुसेड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BM मतलब बेज मेटल, WM मतलब वेल्ड मेटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट टफनेस तो यस कितने टेम्परेचर पे किया, -46 टेम्परेचर पे। हमने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट में एकदम शानदार तरीके से लिखा था -46 पे हम इम्पैक्ट कर रहे हैं और वो पास हो गया लग बाई चांस, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसके लिए 46 डाल देने का, -46। हाँ ओके। हार्डनेस तो कितना आया आपको, मैक्सिमम हार्डनेस यहाँ पे लिखना है। वहां पे मिनिमम हार्डनेस बहुत सारे आए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हार्डनेस जो है वो 248 मैक्सिमम, 4-5 टेस्ट पीस लिए थे, 4-5 जगह किया, उसमें मैक्सिमम हार्डनेस है वो लिखना है। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, आपको याद रहना चाहिए, एकदम सीरियस बात है। यहाँ पे आप मिनिमम हार्डनेस घुसेड़ देंगे तो फिर कांड हो सकता है आपके बेस मेटल में, समझो इतना नहीं आया तो मिनिमम हार्डनेस मैंने देखा था 225 भी आया था, तो फिर आप यहाँ पे 225 घुसेड़ देंगे और आपको इनकेस आपका बेस मेटल में हार्डनेस करने बैठे, वेल्डिंग मारने के बाद ये जो WPS को प्रोडक्शन जॉइंट में यूज किया वहां पे 230 आ गया, तो फिर आपका वो जो WPS है, सॉरी वो जो आपका जॉइंट है, आपका बेस मेटल है या वेल्ड मेटल है, वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा आपको मल्टीपर्पज WPS बनाइए, आपको WPS में कम रिवीजन करना पड़े वैसा WPS बनाएंगे तो आपके लिए फायदा है। ओके, अभी स्पेसिफिकेशन टाइप ऑफ ग्रेड, कौन सा टाइप का ग्रेड मार सकता है, तो P1 मटेरियल में आपने मारा तो सभी P1 टू P1 मार सकता है। P1 मटेरियल में जितना भी मटेरियल आता है वो सब चीज मार सकता है, या फिर आप उसका स्पेसिफिकेशन देखिए या फिर आप ड्राइंग देखिए, ड्राइंग में जितना भी कार्बन स्टील का मटेरियल है उसको घुसेड़ दीजिए यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे पीछे की साइड एंड इट्स इक्विवेलेंट ऐसा लिख दीजिए, तब भी आपको फायदा है। तो आपको फिर कोई भी ग्रेड थोड़ा बहुत चेंज होता है, कार्बन स्टील का ही है, तो आपको WPS को रिवाइज करने का जरूरत नहीं है, मल्टीपर्पज WPS बनाना है। केमिकल एनालिसिस वो सब चीजें नॉट एप्लीकेबल। थिकनेस रेंज आपका 2.5 टू 19.95। अभी इम्पैक्ट टफनेस का वैल्यू जो है मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूं अगर दिखता है तो, वरना कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मेरे पास फिगर है मैं दिखा देता हूं। रूट थिकनेस रूट का थिकनेस का भी अपना PQR में 10 mm था, अभी इसमें 19 mm कुछ यस था। यस यस वो यस, मैं कैसे? समझाता हूँ, यही मैं समझाने के लिए ये खोल रहा हूँ, थोड़ा आप रुकिए। अगर खुल जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं फिर देखता हूँ उसका नया ऑप्शन निकालता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा,
मुझे पता है इसमें हमारे पास नेटवर्क का इश्यू है, सॉफ्टवेयर भी बराबर नहीं है, तो हम थोड़ा, ओ ये तो ए से भी निकला, हटो हटो हटो, हाँ ये निकालते हैं। हाँ, ये इम्पैक्ट टफनेस का अलग थोड़ा रिक्वायरमेंट है। इम्पैक्ट टफनेस के लिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा, थिकनेस वैल्यू। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं वो 451 का टेबल यूज कर लूं तो घंटा भी नहीं चलेगा। आपको इम्पैक्ट टफनेस आपके मेटल में है तो आपको यही चीज लिखना पड़ेगा, यही चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपका कितना थिकनेस था? 5.9, तो 5.9 डिवाइड बाई 2 करिए, मतलब हाफ टी। 5.9 मतलब 6 से तो कम ही है ना थिकनेस, 5.9 मतलब 6 से कम है, तो आपका पहला वाला फंडा यूज होगा। तो आपका मिनिमम थिकनेस रेंज हाफ टी, मैक्सिमम 2T जाएगा। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे कहाँ गया, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे 5.9 डिवाइड बाई 2 करिए तो 2.95 हो गया। अभी आप सोचेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू साला यहाँ पे कांड हो गया, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा दूसरा जो PQR है उसमें से लिया गया है। मैं आपको PQR का थोड़ा वैल्यू दिखा देता हूँ, वो PQR निकाल के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू मैंने आपको समझा दिया 5.9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कि दो से 3 PQR भी आप यूज कर सकते हैं ना, तो ये दूसरा या तीसरा PQR में किधर ना किधर थिकनेस उसने ज्यादा लिया होगा, वो भी हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा छोटा करेगा ना तो समझ में ज्यादा आएगा, जल्दी खुलेगा भी, वरना ये साला खुलने में बहुत टाइम लेता है। थोड़ा सब्र करिए, अभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना, मैं श्योर देता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसा करवाते होंगे और बहुत कम लोगों को ये सब चीज पता होगा। हाँ पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत सीख लीजिए। मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है टाइम नेटवर्क की वजह से लगेगा, लेकिन थोड़ा रुकिए। ये दूसरा PQR है, ठीक है। यहां पे कितना थिकनेस है? 11 mm है ना, तो 11 mm है, ये भी PQR इसके अंदर आएगा, तो 11 इंटू 2 तो 22 तक भी जा सकते हैं हम। ठीक है, वैसा ही आपको तीसरा PQR देखना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, जो मैक्सिमम है वो इसमें आपको 30 आपको WPS में लिखना है। थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? सर ये PQR में समझाया नहीं, ये तीनों PQR का कंबाइन करके वहां पे दिखाया है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, वरना चलो मैं तीसरा PQR भी दिखा देता हूँ। इसका 11 है, याद रखिए। एक डाउट है, अभी तीनों PQR में मतलब एक ही मेटल यूज होना चाहिए क्या सर? यस, नहीं P1 आपको एक मेटल का P1 यूज होना चाहिए, मटेरियल P1 रहना चाहिए। एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए, इसको सारा में 5 टू फ्लैंच कर रहा था, अभी सारा PQR में 5 टू फ्लैंच ही होगा क्या? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आपका मटेरियल सेम रहना चाहिए, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रेड सेम है, देख रहे हैं, ग्रेड दोनों का सेम है। यहाँ पे 15.09 थिकनेस है, इसका मतलब इसका अगर डबल करते हैं 15.09 तो वो रेंज इसमें आता है 2T में, 2T में 15 2 30, तो ऐसा करके आप बना सकते हैं। एक का 11 था, एक का 15.9 है। ठीक है, अभी रुकिए, मैं आपको ये PQR में कौन सा WPS में कौन सा डाला है वो देख लेते हैं। मटेरियल आपका सेम रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए 15 2 30, तो आप यहाँ पे 30 mm तक भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटा लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिकनेस रेंज। लेकिन फिर इसके बाद आप 20 mm थिकनेस में ये WPS यूज करेंगे तो नहीं चलेगा, ये फिर WPS 19.95 तक ही जा सकता है। यहाँ पे ये मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका मैक्सिमम जो PQR में जो थिकनेस है उसका इंटू 2 करिए, ये चार्ट के हिसाब से, ये चार्ट के हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आपने अभी तक ऐसा सोचा होगा कि एक PQR का एक WPS बनाते हैं, इसके लिए आपका अगर ऐसा होता तो 5.9 इंटू 2 कितना हो गया?
9 2 18 और 5 2 10, तो 11.8 ऐसा करके हो गया। ठीक है, तो आपका एक रेंज 2.95 आना चाहिए और दूसरा रेंज 11.8 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे 3 PQR का बेस लेके बनाया है, तो सबसे मिनिमम जो PQR है, मिनिमम थिकनेस है, उसका आपका मिनिमम थिकनेस के रेंज के हिसाब से ले लिया, मैक्सिमम जो थिकनेस है उसका मैक्सिमम के हिसाब से लिया। ओ, यहाँ पे आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, अभी दूसरी बात, आपका क्वेश्चन ये है कि भाई आपका PQR है उसमें ग्रेड सब सेम रहना चाहिए। यस, आपका तीनों का PQR में ग्रेड सेम रहना चाहिए, तीनों का इंपैक्ट टफनेस सेम टेम्परेचर पे या फिर रिडक्शन ऑफ एरिया का हमारा रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर का टेबल नंबर QW 84.2 या 84.3 के हिसाब से आपको जाना है। वो मैं इंपैक्ट टफनेस का पार्ट 1 समझाया, सॉरी पार्ट 2 समझाया, उसमें ये सब चीज में समझाया है। तो आपको उसके हिसाब से इंपैक्ट भी करना है। समझ रहे कि नहीं बात, समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है। थिकनेस का वैल्यू आपको समझ में आ गया, पहले तो ये टेबल के हिसाब से लेना है, वो समझ में आ गया ना सर? हेलो, ओके। अभी पास थिकनेस 13 से ज्यादा है, 13 से कम आपने मारा है, क्योंकि 5.9 का है तो 13 से कम मारा है, तो फिलेट भी ऑल मार सकता है, और फिलेट साइज ग्रू में भी ऑल मार सकता है, पाइप में भी फिलेट ऑल मार सकता है। वो मैं टेबल नंबर समझाया था 461.1 ऐसा करके, वो तो वहां पे सब चीज लिखा है, पोजीशन ऐसा करके 461, वो आप देखेंगे तो वहां पे भी ये सब क्वालिफिकेशन है। ओके, पोजीशन इज द नॉन एसेंशियल वेरिएबल फॉर WPS। तो आप भले ही 3G में PQR क्वालिफाई किया है, लेकिन आप 4GB भी मार सकते हो, 5GB भी मार सकते हैं, 6GB भी वो WPS को यूज कर सकते हैं। सेम आपने वो जहां पे वो लिखा था वो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा इजीनेस पड़ जाएगा। ठीक है, ब्रांड डेजिग्नेशन आपको ये बात समझ में आ गया ना? आपको यहाँ पे आई थिंक ये बात यहाँ पे नया है, वहां पे हमने नहीं लिखा था। ग्रू का जो है उसका 2 स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, 2 स्मॉल टी डिपोजिशन के लिए आपको 2 स्मॉल टी मतलब आपने अगर 4 ऐसा कुछ मारा था ना, आपने 4.8 या ऐसा कुछ मारा था, तो उसका डबल आपको यहाँ पे हो जाएगा, और SMA-W का भी डबल हो जाएगा। GTA-W का आपका तीनों PQR का थिकनेस लिखना है, कितना कितना मारा। SMA-W का तीनों PQR का आपका थिकनेस लिखना है, और जो ज्यादा है उसका डबल यहाँ पे लिख दो GTA-W में। SMA-W में जो ज्यादा है उसे यहाँ पे 2 स्मॉल टी मतलब डबल लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रेंज कैसे लिखाओ? क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूं। हेलो सर, समझ में नहीं आया? नहीं आया सर, ये साइज ऑफ ये जो है डिपॉजिट मेटल, डिपॉजिट वेल्ड मेटल आप PQR में जितना भी डिपोजिशन कर रहे हैं, आप PQR जब बना रहे हैं, जितना भी डिपोजिशन कर रहे हैं उसका 2 into स्मॉल टी ऐसा लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यह हमने बेस मेटल का आपको समझ में आ गया ना कैसा लिखना है वो। अभी हम लास्ट में थिकनेस है, थिकनेस डिपोजिशन, तो 2 into स्मॉल टी। तो आपने GTA-W मारा, समझो GTA-W आपने कोई एक जॉइंट पे मारा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, चलो 1 मिनट, ये क्या खुल गया? इंपैक्ट टफनेस, हाँ ये खोलना था। अभी रुको, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कोई एक PQR दिख लेते हैं, उसी में समझा देता हूं। ओके, ये तीसरा नंबर का PQR थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जो भी आया वो सिकंदर। चलो, अभी यहाँ पे आपने कितना डिपोजिशन किया है GTA-W में? आपने मैं ये डिपोजिशन कैसे लिखना है मैं समझाया था। कितना mm लिखा है? 4 mm लिखा है ना यहाँ पे, 4 mm। यहाँ पे कितना लिखा है? 11.9 mm। तो ये टेबल के हिसाब से 4 का डबल वहां पे WPS में लिखना है आपको। 4 दूना 8 लिख सकते हैं। SMA-W का 11 है तो 11 into 2 मतलब 12 22 22 23 पॉइंट ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है,
0.9 ही है ना, इसका डबल लिख सकते हैं, इसका भी डबल लिख सकते हैं। अभी सर समझ में आया कि नहीं आया? ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर का डबल रेंज वहां पे लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी 2T आपको लिखना है इसके लिए। सर समझ में आया कि नहीं आया अभी? हेलो हेलो, ओके, एकदम सिंपल है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पी क्यू आर का हमें डबल वैल्यू यहाँ का घुसेड़ देना है WPS में। अभी दूसरी बात, इसका तो 8 mm ही हो रहा है, वहां पे तो कुछ अलग लिखा है, लेकिन तीनों पी क्यू आर में सबसे ज्यादा GTAW मारा है उसका डबल वहां पे लिखना है। SMAW में तीनों पी क्यू आर में जितना मारा है उसका डबल वैल्यू वहां पे लिखना है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे 11.9 का डबल हो जाएगा तो वो वैल्यू आपको वहां पे दिखाई देगा। GTAW का में भी अलग हो सकता है, तो वो दूसरे कोई PQR से लिया होगा, ठीक है? नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है? ये रही यार, क्या हो गया? अभी थोड़ा मैं उसको धीरे धीरे निकालता हूं। ओके, यहाँ पे 11.09 उसका डबल करेंगे तो 12.18 हो गया कि नहीं हो गया? एकदम शानदार तरीके से हो गया ना। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर आप PQR2 देखेंगे तो उसमें वैल्यू GTAW का थोड़ा और ज्यादा होगा, इसके लिए यहाँ पे वो ज्यादा वाला वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, मतलब 2T कर दिया, ठीक है? ओके, आई थिंक ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं हमारा आगे का पोजीशन में। पोजीशन मैन्युफैक्चरर कुछ भी लिख सकता है कि उसका या वही लिखना है। देखो, WPS जो है वो मैन्युफैक्चरर ही बनाता है, तो उसी को लिखना है। ये सब चीज मैन्युफैक्चरर का काम है, मैन्युफैक्चरर खुद लिखेगा। TPI है, थर्ड पार्टी है, फ्रीलांसर है, वो तो जस्ट वेरीफाई करेगा, ठीक है सर? सर जो इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है ना सर, नहीं, वो इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर अलग है। वो सब नहीं, वो ये सब वाला वो सारा जो यूज किया वही लिखना है ना। वो क्या यूज किया? नहीं, वो डायामीटर है, डिपोजिशन डायामीटर है वो सर। डिपोजिशन आपने मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना जरूरी नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। वही मैन्युफैक्चरर का आपको जॉब में यूज करना पड़ेगा, इसका मीनिंग होता है WPS में। कुछ रहा हूँ, लेकिन कुछ लिखा है ना सर, कुछ लिखा है। लिखा है मैन्युफैक्चरर, उसने DNS लिखा है तो DNS यूज करना पड़ेगा उसको WPS जॉब में। PQR में जो यूज किया वो अब लिखने के लिए जरूरी नहीं है, कंपलसरी जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, लेकिन वो सब UN स्टैंडर्ड में और सारा इसमें है, लिखना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन है उनका, लेकिन इसमें तो अपने सेक्शन 9 में नहीं जरूरी। हेलो, इसमें एक चीज है ना सर, अगर G क्लासिफिकेशन आ रहा है तब लिखना आपके लिए जरूरी है ना सर, कंज्यूमर का ट्रेड, क्योंकि G क्लासिफिकेशन तो हर कंपनी को तो अलग कंपोजिशन आएगा। अभी सर मैं लेट आई एक्सप्लेन। सर अभी नायक सर ने बोला सेम सही बात है। देखो, सेक्शन अगर 9 की बात करते हैं तो आपको कंज्यूमेबल, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड डेजिग्नेशन वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। PQR में जो लिखा है वो WPS में लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे अगर आपका कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि यही मैन्युफैक्चरर का आपको हिसाब का ही यूज करना है या D&H का ही यूज करना है, तो फिर आपके लिए वो एसेंशियल वेरिएबल बन जाएगा। आपको फिर इसी का यूज करना पड़ेगा, आप हिसाब इसमें नहीं घुसेड़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना? अगर आपका एंड यूजर बोलता है कि D&H का ही आपको इलेक्ट्रोड यूज करना है, वही मैन्युफैक्चरर हमारे लिए बेस्ट है और हमारा वो उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जो भी XYZ पोस्टिंग जो हुआ होगा, लेकिन वो बोलता है कि D&H का यूज करना है, तो फिर आपको D&H का ही यूज करना पड़ेगा। आप अलग कोई रॉकेट साइंस वहां पे नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना सर? लेकिन सेक्शन 9 में वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, लिखने का जरूरत नहीं है। अभी दूसरी बात,
आपने यहाँ पे DNS लिख दिया है, चलो लिख दिया है, तो फिर आप आपको हिसाब का यूज करना है, तो आपको क्लाइंट का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भी यूज करो तो करो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो बोलता है, उसका स्पेसिफिकेशन में ऐसा लिखा है, तो फिर आप WPS को रिवाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश मार के हिसाब भी घुसेड़ना पड़ेगा, आपको हिसाब लिखना पड़ेगा, WPS को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ओके, आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर हमारे पास फिलहाल यहाँ 3 PQR है। यस राइट राइट। In case of if you are having only one PQR, Yes. so we can take that minimum value from the size of the weld to 2T. Finish. That's it. Yes, that's it. So because we are comparing 3 PQRs and we are taking the maximum one. Yes. So my concept clear now? यस क्लियर, ऐसा ही होता है। सिंगल PQR है तो आपको यही टेबल फॉलो करना है, अगर मल्टी PQR है तो आप फिर मल्टीपल यूज करके बनाइए, क्योंकि आप अगर मल्टीपल यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको ही फिर आप कितनी बार WPS को रिवाइज करेंगे, कितना WPS बनाएंगे, आप ही को प्रॉब्लम होगा ना। उसी की वजह से आप मैक्सिमम यूज करेंगे, इट्स वेल एंड गुड। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू अश्विन सर, आपने स्पेशली आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा सर। यस सर। सर ये WPS में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस लाइक GTW plus SMW. Yes. So can I wait individual welding process only GTW or only SMW for this thickness qualification range? ओके, अभी आपका मैं क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझा, मैं आपको समझा देता हूँ। आपका यहाँ पे WPS में रेंज आपने 9.2 लिखा, SMW में 12.18 लिखा, लेकिन ये तो विथ बैकिंग है और ये विदाउट बैकिंग है, ठीक है। आपका 8 mm का थिकनेस वाला एक PQR आया, कितने mm का, ये सॉरी 8 mm थिकनेस का आपका कोई जॉब आया, आपका जॉब 8 mm थिकनेस का आया, तो फिर आप 9.22 mm तक आप GTW उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल यही PQR का यूज करके, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। मुझे इसमें सर अश्विन सर आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं? सर आप कंटिन्यू करिए सर, आप बीच में ये रहेगा तुम्हें नहीं सर, मुझे भी डाउट है सर इसमें। देखो हमने यहाँ पे 9.2 mm लिखा है, ठीक है, अभी मैक्सिमम हमारा SMW 12.18 है, ठीक है। मुझे 2 से 3 दिन पहले ही एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब रेगुलर मुझे कॉल आता है उसी में से कि भाई मैंने 2 PQR यही WPS था सेम, उसमें ऐसा है, उसने ऐसा बोला कि मेरे पास 8 mm का एक थिकनेस वाला एक जॉइंट मारना है, तो फिर मैं उसका ये WPS यूज करके पूरा का पूरा 8 mm GTW मार सकता हूं कि नहीं मार सकता हूं? मैंने तो उसको सर ऐसा दिया, देखो एज पर मैंने कोड वहां पे बहुत ढूंढा, ऐसा किधर भी नहीं मिला, तो मैं तो ऐसा मान रहा हूं, मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि 9.2 mm तक आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिंगल GTW से, मतलब 8 mm थिकनेस है तो वो तो 8 mm तो इसमें कवर हो जाएगा, तो पूरा GTW ही एक ही उसमें मार सकते हैं, कवर हो जाएगा ना, बस वही मुझे एक चीज है सर इसमें, अगर आपने फाइनल डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा है उधर तो आप सिर्फ मतलब WPS का नंबर डालता है, प्रोसेस तो डालता है लेकिन फिर भी WPS नंबर डालता है। अगर एंड यूजर को तो पता नहीं चलेगा ना सर, आप सिर्फ GTA मारा है कि GTA प्लस SMW मारा है बोल के। नहीं, इसके लिए तो हम बैकअप डॉक्यूमेंट डालते हैं ना, हम GTW हमारा वेल्ड मैप जनरेट करते हैं ना, वेल्ड मैप में जॉइंट नंबरिंग सिस्टम है, उसमें हम दिखाते हैं ना, सारा डालता है, लेकिन उसमें WPS नंबर मैक्सिमम मतलब मेन होता है, उसके बाद ही हाँ तो WPS अगर है तो WPS तो क्वालिफाई है, उसमें टेंसाइल ओके है, बैंड ओके है, टफनेस ओके है, उसका हार्डनेस ओके है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। WPS इज द मेन थिंग। भले क्लाइंट को, वैसे तो क्लाइंट को बहुत सारा चीज, अगर हम बात करें तो क्लाइंट को तो बहुत सारा चीज पता नहीं है कि एक वेल्डर मारा आधा 6 महीने तक वेल्डिंग मारा मेरे जॉइंट में, फिर वो घर पे चला गया, फिर उसकी जगह दूसरा वेल्डर आया उसने मारा, क्लाइंट को तो ये सब चीज पता नहीं है ना। तो सब चीज क्लाइंट को खाली डॉक्यूमेंट, हमें तो क्वालिटी इंश्योर करना है, क्वालिटी को कंट्रोल तो ऑलरेडी शॉप में हो गया है, लेकिन उसको इंश्योर करने के लिए डॉक्यूमेंट हमको प्रेजेंट करना है।
सेम चीज, लेकिन पीएडी ने मना किया, इसीलिए मैं बोल रहा था। वो उन्होंने बोला है कि फुल जीटा का डब्ल्यूपीएस का नंबर ही लिखना है, वही यूज करना है बोल के, ये वाला यूज नहीं करना है बोल के उन्होंने बोला था, इसलिए मैं शक कर रहा था। हाँ सही बात है, ऐसा मे भी हो सकता है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। पीआईडी ने मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही किया था। मैं उसको यही बोला कि सर हम मार सकते हैं, तो उसने बोला कि यार तुम्हारे पास GTA डब्ल्यू का सिंगल WPS है तो उसका क्यों, उसी को मारो ना, ऐसा मुझे बोला था। ठीक है, मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हो चुका है। लेकिन मेरा तो ऐसा ही मानना है कि यहाँ पे किधर भी कोड में नहीं लिखा है कि आप 9.2 लिखा तो 8 mm का पूरा GTA डब्ल्यू मार सकते हैं, अगर 8 mm का थिकनेस वाला है तो। के लिए अलग से प्रोसीजर लगेगा, मींस ओनली वी हैव टू वेल्ड ओनली SMW इन WPS डिफरेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट। और एक फीचर रहना पड़ेगा सर। मेरे ख्याल से ये आपका थर्ड पार्टी कैसा इसको एक्सेप्ट करेगा, क्लाइंट इंस्पेक्टर, कि देयर शुड बी अ सिंगल WPS फॉर द इंडिविजुअल प्रोसेस, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यस सर, उस टाइम पे तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग ने इसको कंबाइंड प्रोसेस में लेके इसका टेंसर टेस्टिंग वगैरह किया हुआ है ना, तो हाउ इट कैन बी एक्सेप्टेड। यस देखो ये अभी तक, यस सर जाना पड़ेगा बिकॉज का जो पैरामीटर्स वगैरह भी चेंज हो जाएगी। यस सर मैं अभी आपको एक, यस सर फरीद सर एक मिनट सर अभी तक 2015 जो था उसमें ये सब चीज़ था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम सिंगल को ही यूज़ करना था। लेकिन आफ्टर 2015 हमारा कोड में रिवाइज हुआ कि इम्पैक्ट टफनेस आपको GTA डब्ल्यू का भी अलग करना है, SMAW का भी अलग करना है। उसी की वजह से मुझे कन्फ्यूजन जनरेट हुआ, नहीं वरना तो अभी तक मैं क्या करता था कि नहीं GTA डब्ल्यू का सिंगल प्रोसेस है, सिंगल ही मारने का बस, और कुछ नहीं। आपको दूसरा डबल मारना है तो डबल WPS यूज़ करो, तो उस टाइम पे मैं करवाता था 2015 के पहले। लेकिन 2015 में रिवाइज आया। सर क्या होगा? यस सर। हाँ हम लोग क्या करें अगर ये WPS भी यूज करते हैं और इंडिविजुअल प्रोसेस हम यस सर सर प्लीज, यस सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए सर। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके सर प्लीज अगेन रिपीट सर प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हम लोग अगर इंडिविजुअल ये WPS यूज करते हैं इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए, तो हम लोग वेल्डिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट में तो हम लोग ये WPS डालेंगे ना जो कि कंबाइंड प्रोसेस है। हाँ सही बात है, यस सही है, रिपोर्ट भी बनाएंगे ना, वेल्डिंग रिपोर्ट भी बनाएंगे ना। हाँ सही बात है। तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं है, समझ गए। और इसके पैरामीटर्स भी जो है वो भी चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने कंबाइंड प्रोसेस करके इसका टेस्टिंग किया हुआ है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सही है, समझ गए। इसके पैरामीटर्स क्योंकि हम लोग WPS तो यही डालेगा, कोई देखेगा क्लाइंट तो बोलेगा ये तो कंबाइंड प्रोसेस है, आपने कैसा यूज किया, वेदर इट विद थिकनेस इज लो। यस सर। हमने कंबाइंड प्रोसेस करके इसके डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की है। राइट सर। दिस विल नॉट बी Yes, sir. एक्सेप्टेड। क्लाइंट विल नॉट, TPA इंस्पेक्टर है अगर वो इसको एक्सपीरियंस हो ये नहीं चलेगी। यस सर सही है, सही बात है सर। 2015 तक आप जो बोल रहे हैं ना वैसा ही मैं चल रहा था। अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दैट इज अ डिफरेंट। यस सर। हम डिविएशन कंसेशन अगर क्लाइंट बोलता है या कुछ बात तो दैट इज अ डिफरेंट, बट दिस थिंग इट इज नॉट एक्सेप्टेड। यस सर। अभी मैं सेक्शन इंडिया में चल जाता है लेकिन गल्फ में नहीं चल। हाँ सही है, मैं थोड़ा सेक्शन बोलेगा इंडिविजुअल इसको पीके और ये करो करके। सही है बात। यस सर। अभी जो सेक्शन 8 डिवीजन 1 2019 में जो रिवीजन आया, 17 में भी वो रिवीजन आया, वो क्लोज में थोड़ा दिखा देता हूँ। तो वो क्लोज की वजह से मुझे ये कन्फ्यूजन जनरेट हुआ सर। एक्चुअली मैं अभी जो आप बात कर रहे हैं ना वैसा ही अभी तक मैं करवा रहा था 2015 तक, लेकिन जैसे ही 2015 के बाद ये कोड में थोड़ा रिवाइज हुआ कि आपको हर इंडिविजुअल के लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना है इम्पैक्ट का, तो उसी की वजह से मैं अभी कंफ्यूजन में पड़ गया कि ऐसा इसको क्या करना है ऐसा। वरना आपका बात भी सही है, मैं भी अभी फ्यूचर में भी मैं वैसे ही करवाएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करेगा। ओके सर।
अभी हम आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा। ओके, अभी ग्रुप पोजीशन आपने पूरा सब चीज डाल दिया, वो तो आपका ऑल पोजीशन इज द नॉन एसेंशियल वेरिएबल। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सब में नॉट एप्लीकेबल डाल दिया। प्री हीटिंग टेम्परेचर आपने 37 डिग्री लिया था प्री हीटिंग टेम्परेचर, तो आप एज पर कोड आप 55 माइनस जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो 10 mm लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 डिग्री मतलब 55 आप माइनस जा सकते हैं, अंदर तक घुसेड़ सकते हैं। समझो आपने प्री हीटिंग 100 किया तो फिर आप WPS में जब रेंज लिखते हैं तो -55 उसका करिए तो 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख सकते हैं। इंटरपास टेम्परेचर अगर इम्पैक्ट टफनेस है तो समझो आपका इंटरपास टेम्परेचर 300 डिग्री आपने रखा तो 355 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 55 प्लस लिख सकते हैं। वो कोड में ये सब चीज दिया है आपको, ऑलरेडी मैं बहुत बार ये सब चीज समझा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीहीटिंग मेंटेनेंस नॉट एप्लीकेबल, दिस इज द नॉन एसेंशियल वेरिएबल। प्रीहीटिंग फैम एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग वो नॉट आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। आर्गन का प्यूरिटी हमने PQR में समझाया वैसा ही है। यहाँ पे देखिए हमने 1.5 2.5 का इलेक्ट्रोड 2.5 का ही पूरा यूज किया था, लेकिन फिर भी इसने घुसाया है, देखिए 1.6 2 का और 4 डाया का भी ये फिलअप में घुसाया है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे फिलर डाया इज अ नॉन एसेंशियल वेरिएबल, आप घुसा सकते हैं, लेकिन फिर आपका हीट इनपुट जो है 1.390 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम हीट इनपुट यहाँ पे गया है, तो मे भी तीसरे PQR में उतना मैक्सिमम मिला होगा। तो जो भी PQR, तीनों PQR आप देखिए जिसमें मैक्सिमम हीट इनपुट मिलता है, वो हीट इनपुट से आपका AWPS ज्यादा नहीं जाना चाहिए। भले ही आप बाकी का करंट, फिलर में करंट या फिर आपका वोल्टेज या ट्रैवल स्पीड कुछ भी चेंज करो, ठीक है। हीट इनपुट इससे ज्यादा गया तो बहुत प्रॉब्लम है, आपको पकड़ सकता है, आपका जॉब भी फट सकता है। गलती से आप छोरी छुपे मार लिया ज्यादा करंट लेके, ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अभी आई थिंक मुझे यहाँ पे सेशन को जल्दी जल्दी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा करंट जो है DC है। यहाँ पे ये भी याद रखिए टंगस्टन डाया है, वो यहाँ पे लिखा है ऐसे पे 5.12 के हिसाब से। 5.12 आप देखेंगे तो उसमें कलर कोडिंग, टंगस्टन कौन सा टाइप का, वो सब चीज लिखा है। 3 टाइम्स ऑफ फिलर, यहाँ पे बहुत सारे लोग मसला करते हैं। मैक्सिमम व्यू विड्थ इज 3 टाइम्स ऑफ फिलर डाया। अगर 3 टाइम्स ऑफ फिलर डाया आपको कैसे चेक करना, QW 409.1 उसमें जो B कंडीशन दिया था, आपको हीट इनपुट आपका मैक्सिमम पता है, आपको थिकनेस कितना मारा है वो पता है, तो वीविंग आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको वीविंग निकाल के यहाँ पे घुसेड़ना है कि 4 टाइम इलेक्ट्रोड आया, 3 टाइम इलेक्ट्रोड आया, जो भी है, ठीक है। गैस कप साइज नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। ब्रश से आप क्लीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग से भी क्लीनिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। मेथड ऑफ गाउजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ऑसिलेशन वो सब चीज लिखा है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग GTAW में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रूव डालिए, ये थोड़ा गवर्निंग थिकनेस है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं ये सब चीज भी समझाएगा गवर्निंग थिकनेस कैसा होता है, कैसे उसका कैलकुलेट करते हैं, TR TV TC ऐसा करके, तो वो कभी टाइम मिलेगा तो समझाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक हम WPS को क्लोज करते हैं। WPS का हमने मोस्टली रेंज डाल दिया है, तो किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछिए, वरना हम सेशन को ही क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एक डाउट है। यस सर। एक डाउट है सर। सर जो WPS में अभी रेंज डाला ना सर, एम्पियर और वोल्टेज, यस, वो तीनों में मिला के लिखना है क्या सर? नहीं, आपको हीट इनपुट कवर करना है। हीट इनपुट ऐसा रखना है, हीट इनपुट आपका बढ़े नहीं, वैसा आपको रेंज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेक्शन 2C के हिसाब से आप करंट सिलेक्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल स्पीड आपका PQR में जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, हीट इनपुट का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे घुसेड़ सकते हैं। बहुत सारा इसमें अलग अलग कांड